होना क्या है आज हमारे क्या कुछ ये एजेंडा है, ये मुझे बताया गया कि बताना है। एजेंडा में क्या है, वेयर आर वी नाउ, अंग्रेजी है पूरा, आज हम कहां हैं, अंग्रेजी। वेयर वी वांट टू, व्हाट वी वांट टू अचीव, एक्शन प्लान, टारगेट सीयूटी, टारगेट आईपीमैट, टारगेट एसईटी, टारगेट क्राइस एंड पैक्ट एंड कैलेंडर एंड की डेट्स। ये बेसिक एक आइडिया है, ओवरव्यू है जो हमें आज की डेट में देखना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप सभी का एंट्रेंस कुछ इन्हीं में से होंगे, इसके बियॉन्ड भी किसी के एंट्रेंस हो सकते हैं। सर जेवियर्स है, फॉर्म ही नहीं आया इसलिए यहां नहीं लिखा है, ठीक है ना। ऐसी चीज आगे 17 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, आप प्लीज बता दीजिए आगे। हाँ इधर एक कुछ बच्चों ने बोलेंगे सर मैंने लीगल क्लैट का फॉर्म भरा है, इसके अलावा बताओ। हाँ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे कवर नहीं किया, वो देयर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। भर दिया फॉर्म है अभी, ठीक है। तो आते हैं हम आपसे बात करेंगे डिटेल में। मेजरली सब इसी ब्रैकेट में आ रहे होंगे, यही स्टूडेंट्स होंगे जो ये कर रहे हैं आज की क्लास में, और इसमें ही सही कोई ना कोई कॉलेज आपका टारगेट होगा। एक बच्चा बता रहा है आईपीएम रोहतक, कोई बात नहीं, बड़े हो जाओगे तुम थोड़े दिनों में। टारगेट आईपीमैट यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। एक बच्चा बोल रहा है आईपीयू सीईटी, वो सीयूईटी के अंदर आता है, कोई बात नहीं, रात में कल नहीं करना था वो तुम्हें। तो चलो शुरू करते हैं। जब सर अंदर आइए, सर अंदर आइए प्लीज प्लीज, कम हियर, इधर राहुल सर प्लीज इधर आइए। बेटा उठ के दरवाजा बंद कर दो, वरना खामखा पेरेंट्स बोलेंगे क्या ही हो रहा है। चलो बॉस, सर प्लीज बैठिए। सो ये हमारा स्टूडेंट है विख्यात, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो हमें आज पहली स्लाइड में आपको बताना ही है, ये था कि वेयर वी आर नाउ। बेसिकली कहने का मतलब ये कि कंफ्यूज्ड है, पता ही नहीं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है मोस्ट प्रोबेबली, और बुला रही है सारी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, बट कौन सी, बट वो हमें नहीं पता है। तो कितने लोगों के दिमाग में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सर बीबीए करूं, बीकॉम करूं, सीयूईटी भरूं, नारसी मुंजी जाऊं। बट तुम ऐसे बात करो तो तुम्हारा हो गया, अब तुम डिसाइड कर रहे हो। शादी के बाद हनीमून की डेस्टिनेशन थोड़े ना ये कि जाना ही जाना है, यहां पर आपको सिलेक्शन पहले लेना है, देन यू विल बी डिसाइडिंग कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होने वाला है, कौन सा खराब होने वाला है, क्या चीजें। तो टाइम विल टेल कि क्या है आपके लिए बेहतर। खैर लेकिन हम सब चाहते भी तो क्या ही हैं। लेट्स मूव। मैंने बोला था कल सैटरडे और मैं पीपीटी बना रहा हूं। सो ये लड़कों के लिए बात कर रहे हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव, इट्स ओके। लड़कियों के लिए भी बात होनी चाहिए वरना फेमिनिज्म आएगा। बट हम यहां बात ही नहीं करने आए हैं, हम शायद बात करने आए हैं इन दो कॉलेजेस के बारे में, एक आईएम से और एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है अभी तक तो तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं, थोड़े दिन बाद मानोगे, ठीक है ना। तो अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उससे बस इतना सा बोल दो, बहन तुम भी पढ़ लो, नहीं तो राखी बांधनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 महीने में आपका कॉलेज है, 21 मई से 7 जून आपका सीयूईटी का पेपर होने वाला है, कुछ लोग का अप्रैल में ही क्राइस्ट का पेपर है। तो अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अपॉइंटमेंट आपके प्री शेड्यूल्ड हैं। तो कोशिश करें कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, जो कि है, उसको बोल दे कि भाई जून के बाद लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि इधर टाइम नहीं मिलने वाला है आपको, और अगर आपको टाइम मिल रहा है आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिंपल। अगर आपको कुछ भी टाइम मिल रहा है फॉर एनी अदर एक्टिविटी, अगर मिल रहा है तो लिख देना जहां पे तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, लड़कों वॉशरूम में, कि नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। फिर चले आए 15 मिनट बाद, लिख देना नहीं होगा सिलेक्शन, निश्चित बात है ये, क्योंकि हमारी 8 घंटे की यहां पे क्लास है, 6 घंटे की ऑलमोस्ट। 10 से 4 हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। 10 से 4 क्लास खत्म करने का मतलब वो 8 घंटे जाएंगे, और निकलोगे भी पहले, फिर घर पहुंचते पहुंचते लेट, उसके बाद एटलीस्ट 10 घंटे की प्रैक्टिस, 18 आवर्स, 6 घंटे दैनिक कार्य, सोगे भी उसी में। तो अगर तुमको उसके अलावा कुछ, पहले बार मैं पूरे साल में शायद नंबर ऑफ आवर्स पर बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने घंटे लगेंगे ही लगेंगे आपको ये एंट्रेंस क्लियर करने में। अगर इससे हम टीचर कंटेंट बना रहे हैं, हमें लग रहे हैं 6-6 घंटे, तो आपके हमसे जल्दी हो जा रहा है, तो या तो तुम्हारे कुछ दैविक चमत्कार है, वो है नहीं, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा थोड़े दिनों में, तो वो बोल भी नहीं सकते आप, ठीक है। नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा,
और कोई तुमसे नहीं पूछा कि अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व किया, बताओगे इसका आंसर कैश फ्लो का 5130 आ रहा था। सर नहीं बोलना था ये, ठीक है, इसीलिए मैंने पेपर का सोल्यूशन नहीं दिया आपको, ताकि आप डिमोरलाइज ना हो। और कंपटीशन कहा, मैं मान लेता हूं दुनिया में केवल एक ऑब्सेशन कोचिंग चलती है। 2260 बच्चा ऑनलाइन है, करीबन 200 बच्चे ऑफलाइन होंगे। 2460 बच्चे तुम्हारे कोचिंग एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। डीयू में एसआरसीसी में सीट 120 है, हमारे बच्चे नहीं आ पाएंगे। 180 आईएम इंदौर, 120 से 180 हर साल इनटेक चेंज होता है। 540 सीट्स अगर हम मान लेते हैं तो क्राइस्ट के सारे कैंपस में निकल आएगी। कुल मिला के सारे कॉलेज 2000 सीट। कोचिंग में बच्चे कितने? 2400, 60, 2500, और अभी 10 दिन बाकी हैं तो बढ़ जाएगा। 2500 स्टूडेंट्स हमारे पास ही हैं और सीट्स 2000 हैं। कोचिंग में ही कंपटीशन है, दुनिया में दूसरी कोचिंग है नहीं, जो कि नहीं रहेंगी थोड़े दिनों में, लेकिन अभी तो है ना यार, पढ़ा रहे सब लोग। तो वो बड़ा एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एज है जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहा है आपको। एंड मोर और लेस हम सभी ये कॉलेज के लिए मर रहे हैं। हम सभी को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है, चाहे हम जाने के बाद फ्लेक्स मार के छोड़ दे वो, क्योंकि आईएम इंदौर चले जा रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जाना मोर और लेस सबको यहीं पर है। कोई इसकी क्या तैयारी कर रहा है क्या कि मैं एक यूनिवर्सिटी है जहां पे द वर्ल्ड इज हियर है, नाम नहीं ले सकते कैमरे पे है, तो वो बात समझ रहे। कोई इसकी तैयारी कर रहा है क्या कि नहीं सर मुझे जाना पंजाब है क्योंकि वहां पे सब लोग लवली हैं? ऐसा भी नहीं होगा। आज श्रेया आप समय पे आई हूं, माफी चाहता हूं, मैं जल्दी शुरू हो गया, आगे बढ़ से ध्यान रखूंगा श्रेया। सो भाई हमारा बचपन से और यही स्ट्रैटेजी रही है जो हम लोग इस साल भी करेंगे। कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिला है, ऑनलाइन वाले बच्चों को एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, ई बुक्स ऐड हो जाएंगी, सारा स्टडी मटेरियल कल डिस्पैच हो चुका हमारे एंड से, हमारे पास है भी नहीं, अब ऑर्डर पे 10 दिन बाद आएगा। तो जिन बच्चों को नहीं मिला वो मिल जाने वाला है, ऑनलाइन सारा कल डिस्पैच हो गया, पूरे शायद 800-900 कॉस्ट सेट्स। सर इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज बाहर पीछे का गेट बंद कर दीजिए, बार बार ये बोलता हूं। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, क्लास में आएंगे, कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के। राहुल सर आएंगे, राहुल सर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, अभी वो बताएंगे अपनी उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। सिमिलरली हर सब्जेक्ट में हर टीचर ऐसे ही आ रहा है, वो आएगा कंसेप्ट, आपको वर्कशीट देगा और उसके सोल्यूशन या तो करवाएंगे या तो मिलेंगे या क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तीनों बातें समझ में आ गया। या तो सोल्यूशन के वीडियो मिल जाएंगे कि भैया ये वर्कशीट है, समय है नहीं, चैप्टर बड़ा है, तो ये सोल्यूशन रात को 8 बजे अपलोड हो गया, देख लो। या वो सोल्यूशन हम क्लास में खुद सॉल्व करवाएंगे पूरी वर्कशीट के, या हम वो डिस्कस करेंगे अगर थ्योरी है उसमें ज्यादा। तो इन तीन में से कुछ और नहीं है। ये जो अच्छा मैं अभी डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो आपकी वर्कशीट्स हैं, आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उससे नहीं बनी है। स्टडी मटेरियल इज ऑलवेज सरप्लस फॉर यू। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे ना स्टडी मटेरियल कम पड़ रहा है, हम आपको हर चैप्टर की एक वर्कशीट दे रहे हैं 40 क्वेश्चंस के हिसाब से बनाकर, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर होने वाली है। सिमिलरली आपका बुक भी तो है, सॉल्व कर लो, उसके सोल्यूशन के लिए आईडी पासवर्ड आपको मिल गया होगा या मिल जाएगा अभी तक। बात समझ में आया? तो यही स्ट्रैटेजी में चलना है। इसके बियॉन्ड मार्केट में 3000 किताबें आती हैं, आप सब पढ़ के जाइए, तब सिलेक्शन ना लीजिए, या इतना ही करके जाइए सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। ये एक तरफा प्यार नहीं है, तुम्हें भी उतना ही मरना पड़ेगा, उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो ही सिलेक्शन मिलेगा हम लोग को। खैर सर इतनी बातें हो रही हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब कुछ बात करने आ रहा हूं, सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। टारगेट एसईटी। एसईटी बोले तो सिम्बियोसिस में जाना है, सिम्बियोसिस में जाना है। आपने फॉर्म भर दिया, अच्छी बात है, नहीं भरा आज भर लो। ओरिएंटेशन है, अभी 2 बजे खाली हो जाओगे, 1-1:30 बजे चले जाना, आज भर लेना फॉर्म। सर क्या क्या डेट्स है, कुछ इसके बारे में बताइए ना। आई गेस ये विजिबल होगा तुम्हें, नहीं तो मैं पढ़ के बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह कि सिम्बियोसिस का पेपर हो रहा है May 6 को। आज दिन है अप्रैल 2, ठीक 1 महीना है आपके पास। 6 May को इसका पेपर है। अब आप ये बोले कि 6 May तक मेरा सिलेबस हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप 6 May को देख रहे हैं, आपके एप्लीकेशन पे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए हैं। इफ यू वांट टू एक्सीलरेट, डू इट। व्हाट वी आर टारगेटिंग CUET एंड IPMAT 20 मई, उससे पहले हो जाएगा सिलेबस। ऑलराइट, तो अगर लगता है तो उसमें आ क्या रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट लिखे हैं। हाउएवर ये पीपीटी भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को। फिर आगे बात करते हैं टारगेट क्राइस्ट के ऊपर आते हैं। अब क्राइस्ट के साथ दिक्कत क्या है कि क्राइस्ट का हर डेट ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग है। आप फॉर्म भरोगे, आपकी डेट अलग आएगी,
दूसरा फॉर्म भरेगा, दूसरे की डेट अलग आएगी और पेपर घर से होगा। जब पेपर घर से होता तुम्हें लगता है तुम दूसरे लैपटॉप पे चैट जीपीटी खोल लोगे, हाँ हाँ, लेकिन जैसे भी स्क्रीन ब्लिंक करेगी या आप कैमरे से उधर देखेंगे आपका पेपर लॉक हो जाएगा, या आप स्क्रीन मिनिमाइज करेंगे पेपर सबमिट हो जाएगा। तो वो लोग बेवकूफ नहीं जो ये कर रहे हैं। प्लस वो आपका दूसरे बेसिस पर बहुत ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं। वो क्या है? वो है उनका पर्सनल इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन। माइक्रो प्रेजेंटेशन क्या होगा? आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको ऑनलाइन घर से ही उनको प्रेजेंटेशन देनी है। 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 2 या 2.5 मिनट मिलेंगे आपको मैक्सिमम। और प्लीज beautiful.ai से पीपीटी ना बनाए, मैंने कल ट्राई किया था, वो उनको पता चल जाएगा। तो डू नॉट ट्राई टू इंप्रेस विद द ब्यूटीफुल पीपीटी, ट्राई टू इंप्रेस विद द कंटेंट। वो चेक कर लेंगे आपको, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। पर्सनल इंटरव्यू में आपको ग्रिल करेंगे आपके सब्जेक्ट नॉलेज पर, आपकी पर्सनैलिटी पर। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी बोलते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आप बहुत जबरदस्त अंग्रेजी बोलते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है आपका वहां पर। वो आपके टॉपिक पर, आपके नॉलेज पर और आपके सब्जेक्ट पर चेक करेंगे कि पेड सैलरी टू राम वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। आप तो 12वीं आ चुके हो, ये तो 11वीं का है, और वो पूछेंगे ये चीज। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें नर्वस करेंगे, इसलिए परेशान मत होना। ज्यादातर सिलेक्शन क्राइस का पर्सनालिटी के बेसिस पर हो जाएगा, बट कैंपस अगर बैंगलोर मिलता है तो वो आपकी स्किल है। बात समझ में आ रही है? सर मेरा अगर जितने भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, अगर आपको सिलेक्शन मिल जाए तो तुरंत फीस जमा करना है। सोचना नहीं है जाऊं कि तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं हो, मेरा कैसे हो सकता है, ये आएगा अभी तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारा क्राइस का पेपर अभी अप्रैल में शेड्यूल्ड होगा, 12, 13, 14, 15 में, और तुम पेपर दोगे, तुम्हारे 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बोलेंगे फीस जमा करो, तुम सेल्फ डाउट में चले जाओगे, मेरा कैसे हो गया। और तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बहुत अच्छा जिगरी मित्र था, उसका नहीं हुआ, वो तो तुमसे पढ़ने में भी अच्छा था। ऐसा होगा, पिछले साल ऐसे बच्चों का हुआ है। क्लास की टॉपर थी बिटिया, उसका नहीं हुआ, और आजाद नगर में बच्चा रहता था, उसका सिलेक्शन हो गया, पता नहीं कैसे। अकाउंटेंसी में 39 नंबर आए थे उसके 11th में, 12th का रिजल्ट नहीं आया था, तो उससे बोल देते कि मैं इस साल काम किया, पता नहीं क्या काम किया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इनके एंट्रेंस में आ क्या रहा है, ये कुछ इधर बीकॉम के एंट्रेंस दे रखा है। बीकॉम के एंट्रेंसेस में आने वाला है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, डीआई इंटरप्रिटेशन। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। कुछ भी ऐसा जोन नहीं जो आपसे छोड़ा जाएगा। सिमिलरली बीबीए के एंट्रेंस में इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स, डीआई, ये सारी चीजें आ रही हैं, वो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कहा था सैटरडे, कल थक गए होगे, पानी पी लो। अब बात कर रहे हैं टारगेट एनएमआईएमएस की। एनएमआईएमएस का पेपर बच्चे फरवरी से दे रहे हैं, कुछ लोगों ने फेब में दिया होगा और रिजल्ट आज तक नहीं आया। रिजल्ट एक साथ आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि जिसने फेब में दिया है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, या जो अब देंगे उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, दुकान थोड़ा ना कि हमारा सामान रखा आके लेके चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है इन कॉलेजेस में। और इसका हमेशा मुंबई के सारे कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस डिले होगा। इस साल तो सीयूटी भी एंटर हो चुका है इनटू पिक्चर, तो चीजें और डिले होंगी यहाँ पर। लेकिन एनएमआईएमएस का फॉर्म आपको अलग से भी भरना है। अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। बीबीए के ये कैंपस हैं, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बीकॉम ऑनर्स के ये कैंपस हैं, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। मैं एनएमआईएमएस मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ सारे जगह की। बीएससी फाइनेंस, मैथ्स कंपलसरी है। नॉन मैथ्स के ऊपर वीडियो आ चुका है कि एनएमआईएमएस के ऊपर कौन कौन से कोर्सेज हैं। यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब पेपर में क्या आने वाला है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तुम्हें अगर सी अच्छा लगता है तो लगाओ, बी अच्छा लग रहा है देखने में, बी ऐसा खूबसूरत बना है, लगा दो उस पे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ना होने के 2 नुकसान है, तुम्हारे लिए नहीं है तो किसी और के लिए भी नहीं है, और किसी और का दिन उस दिन अच्छा हो सकता है, पूजा करके आया होगा वो, ठीक है। बात समझ में आ रहे हैं आपको? तो डिपेंड करता है, इसलिए पढ़ के जाना तो ज्यादा पेपर क्लियर होगा। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन, टाइम, मिनट सब दिख रहा है यहाँ पर। आई डोंट वांट टू रीड इट ऑल, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लिखी है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टी विल बी एसएटी। किसी ने एसएटी पेपर दिया है यहाँ पर? स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है किसी ने? कैसा पेपर आता है? बहुत आसान। ये झूठ लिखा है यहाँ पर। ये बोल रहे हैं कि आपका डिफिकल्टी लेवल एसएटी ऐसा होगा, एसएटी जैसा बिल्कुल लेवल नहीं होता है। आईएम जैसा लेवल होता है पेपर का। आपको लगेगा कि आपने जितना पढ़ा है वो कुछ आया नहीं पेपर में। ये झूठ फरेब है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आजकल ये कितने लोग के पेपर खत्म हो गए, छुट्टियों में पढ़ने आए हैं यहाँ पर। मम्मी लोग कुछ आपको अच्छा बोल रही, लड़कियों नहीं बोलती होंगी, छोड़ो।
मम्मी जी की उम्र में तुम कहां मम्मी से बात कर रही हो, सही बात है। चलो बात कर रहे हैं हम लोग आईएम इंदौर की, यही पढ़ने आए हैं हम लोग। आईएम इंदौर, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, समय है, भर लीजिए। कुछ बच्चे बोलेंगे आईएम इंदौर का 4120 रुपए का फॉर्म है, हम क्यों भरे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और वही लड़के ने अभी दिसंबर के महीने में फेयरवेल में 8000 का सूट सिलाया है खुद के लिए, 9000 की साड़ी उनके लिए, फॉल, पेटीकोट, ब्लाउज कहां सिलता है उन्हें पता है। लेकिन 4000 रुपए का फॉर्म महंगा है, क्योंकि कहीं जिंदगी बन गई तो यह भी तो डर होना चाहिए। 4120 रुपए का फॉर्म है, पार्टी भी कर सकते हो, लेकिन मत करना। तुमने अगर आज तक कोई गलत काम नहीं किया तो करो, फॉर्म भर लो, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने से आपको देखो दो चीज है। सबसे पहली बात है, आप 18 के आसपास हो रहे होंगे, काम आपके 16 में ही उतने हो गए थे। लेकिन बात यह है कि जब आप 18 के हो चुके हैं और आपके पास 20 साल की एज लिमिट है, मतलब 1 साल, 19 ईयर्स कुछ डेज के हो जाएंगे या 20 टच कर लेंगे, आप ये फॉर्म भर ही नहीं कर सकते। एंड तुमको सही बता रहा हूं, अगर आपने 2 स्टेट्स मूवी देखी है, बिल्कुल सच होता है वो, ठीक है। आईएम्स में 5 साल की लाइफस्टाइल इज अ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। जो बच्चे पहले मुझे सर करके फोन उठाते थे, अब आईएम्स में जाने के बाद हमसे बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैं वीडियो कॉल करता हूं। मैंने कल ही एक बच्चे से बोला आईएम बोधगया में उसका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ, मैंने कहा कि लेट्स हैव अ कॉन कॉल, मैं गूगल मीट पर, सर वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे सर। मैंने पूछा सर क्यों तुम वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हो? सर बस दिन भर परेशान रहता हूं सर, कॉलेज है, परेशान रहता हूं, बिहार से वो, मैं भी वहीं से हूं, लेकिन मैं परेशान रहता हूं सर, फिर शाम को सर रिलैक्स करता हूं। मैं उसका रिलैक्स समझ पा रहा हूं बहुत अच्छे से, पर वीडियो कॉल नहीं करने को तैयार है। उसी जगह एक बेटी भी गई थी आईएम रांची में कुछ साल पहले, लखनऊ सीएमएस कानपुर रोड ब्रांच। उसको भी मैंने फोन किया कल ही कि आज आ जाओ, बच्चों का ओरिएंटेशन है, प्लीज उनसे भी बात कर लो। वो बोल रही सर फाइनल ईयर में हूं, आपको तो पता ही है। मैं सर हॉस्टल में रह नहीं रही हूं। मैंने कहा रह रही हूं, ऑब्वियसली। तो कभी कैंपस जाऊंगी तो मैं आपसे बात कर लूंगी दोपहर के समय, क्योंकि वहां पढ़ते नहीं हम लोग, रात को कोई बात करने को तैयार नहीं है यार। तो आईएम आप जाएंगे, आपकी भी रातें अच्छी हैं, कॉलेज अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर का आपको यहां पे सारा क्या आ रहा है। अब अगर मैथ से डर लगता है तो कुछ नहीं, दोस्ती करनी पड़ेगी, पेपर में आने वाली है। अगर आपको कुछ पसंद हो चाहे ना पसंद, तो भी तुम कर ही रहे हो ना यार विख्यात, ठीक है ना। तो पसंद नहीं है तो भी हम कर रहे हैं, तो ये कर लेते हैं। मैथ्स नहीं अच्छी लगती तो अच्छी लग जाएगी, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आईएम इंदौर निकल रहा है, पैसा बहुत मिलता है, लड़कियों यहां जाने के तुमको समझ में आ जाएगा कि शादी किससे करनी है। एक्चुअल में पिक्चर क्लियर होने वाली है व्हेन यू गो इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, 3 ही सेक्शन आने वाले हैं, केवल मैथ्स और इंग्लिश आएगा, यहां पर रीजनिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। हम आईएम रोहतक के बारे में बात कर रहे हैं, ये अच्छा है औकात अनुसार। तुम्हें लग रहा है क्योंकि इंदौर से आसान है। यहां पे हायर मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो मैथमेटिक्स में यहां पे आता है वो तुम्हें नहीं आती है। तो इनफैक्ट कोशिश ये कर रही है कि हमें वो पढ़ ले जो पेपर में आता है। तो 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर 4 नंबर नेगेटिव मार्किंग है यहां पर, और इसका पेपर 20 मई को है, और उसके पिछले वाला इंदौर का पेपर 16 जून को। इंदौर में टाइम है, पर इसमें टाइम कंपैरेटिवली कम है, ठीक है ना। जो फुल ईयर से पढ़ रहे हैं उनके पास तो फिर भी था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आईएम बोधगया और जम्मू की। आज नोटिफिकेशन आ रहा है जिपमेट का। कल रात में बोल रहे थे 12 बजे के बाद कि 1 अप्रैल को आ जाएगा, मैंने कहा 12-15 हो गए, नहीं आया अभी तक। तो फिर मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया कि लिखा है 1st वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा जिपमेट 2023 का नोटिफिकेशन। जिपमेट का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। मैंने तुमको बताया था ना, 8000 का सूट, 9000 साड़ी, 17000। 3-4 फॉर्म भरा रहे हैं, 4120 रुपए के 16 ही हो रहे हैं बेटा। वापस मांग लो साड़ी पैक करके। आगे बात करते हैं, और आईएम जम्मू के बारे में बात करने आ रहे हैं। ये फेमिनिस्ट कॉलेज नहीं है लड़कों, यहां पर गर्ल्स कोटा है, इक्वालिटी नहीं है। कितना कोटा है? बहुत, 5%। आपका वेटेज कितना है रिटर्न का? 95%। 5% अगर आप लड़की हैं तो आप 5% नहीं, मतलब पूरे आप कहने का मतलब यह कि इफ यू आर अ गर्ल चाइल्ड तो आपका कोटा है यहां पर, आप फॉर्म भर दे। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम जम्मू जाके नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग का ये कंसर्न होगा। तुम जैसे लखनऊ में हो तो तुम आईएम लखनऊ ऐसे होके आ गए हो, तो लखनऊ में आईएम लखनऊ हुआ है क्या? घूमा है? कानपुर में आईआईटी कानपुर रहते हो क्या वहां पे? ये अपने आप में शहर अलग होता है, 20-20 किलोमीटर के कैंपस। तो ये आम आदमी लोग की जगह नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि किधर जाना है।
अब आईएम रांची के बारे में मैंने यहां लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो इंदौर का स्कोर ले रहा है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, हालांकि उसका भी फॉर्म भरेंगे आप अलग से। आगे बात करते हैं जिपमेट 2023। अच्छा, यहां पे मैंने बोध गया भी नहीं लिखा क्योंकि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। अब जिपमेट 2023 कैसे आने वाला है? ऐसा पिछले साल आया था, ऑलमोस्ट यही चांसेस है रिपीट होने के, लेकिन कंफर्म हम नहीं बोल सकते बिकॉज नोटिफिकेशन इज येट टू बी अनाउंस्ड। तो इस तरह से आया था, कुछ 33, 34 क्वेश्चंस आए थे, 400 नंबर का था, सेक्शनल कट ऑफ भी था सर इसके अंदर पिछले साल, तो सेक्शनल कट ऑफ भी मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैथ्स छोड़ दें, आईएससी वाले होते हैं, अकाउंट छोड़ दें, बेस्ट 4 में पीएड, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश मिला के 99% आएंगे, स्टेज बुला के लाल कपड़ा पहना के माला चढ़ाया जाएगा आपको। तो अगर इस चीज से आप खुश हो रहे हैं तो अब मत हुई, तो यहां पे सेक्शनल कट ऑफ है, आपको हर सेक्शन को क्लियर करना जरूरी है। तुम रात में सोई नहीं क्या? झूठ बोल रहे हो, कमा गए हो। चलो भैया, यहां से मेरी बातें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, थोड़ी बातें और करनी है, तो लेट्स बिगिन कि आगे क्या बात करनी है। अब बारी है सीयूटी की, और सीयूटी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। और तुम्हारा अगर ये रिएक्शन है तो आराम से बैठो। सो नाउ राहुल सर विल बी टेलिंग यू अबाउट मैथमेटिक्स की कैसे पढ़ना है। सारी बकवास बातें मैं कर चुका हूं, अब यहां से सीरियस बातें होंगी। आखिरी 15 मिनट फिर से आपको रंगारंग कार्यक्रम खेलने को मिलेगा। तो अब राहुल सर तुमको बताने वाले हैं, जितने नए बच्चे हैं, अगर आपको आता है नहीं आता है, कुछ वीडियोस ऐप के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, सर विल बी टेलिंग यू द एंटायर स्ट्रक्चर की कैसे आपको पढ़ना है। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? आइए सर प्लीज। आपकी ये जो जर्नी होने वाली है, या जो आपका सफर है ये एंट्रेंस का, या आपकी ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर का विलेन मैं ही हूं, ठीक है? क्योंकि मेरे पास है आपका सबसे खतरनाक सब्जेक्ट क्यूए, मैथमेटिक्स। जो नॉन मैथ वाले हैं वो तो मेरे ख्याल से बहुत दूर से ही किनारा करेंगे, जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो थोड़ा सा पास आएंगे। प्रॉब्लम इज दिस कि ये ऐसा सब्जेक्ट है यार कि जिसके बिना आप निकल नहीं सकते हो, ठीक है? आपको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम भी है, और विदाउट इस सब्जेक्ट के आप क्यूए के आप एंट्रेंस को निकाल नहीं सकते हो। मैं बात कर रहा हूं आईआईएम्स की, आईपी मैट के एग्जाम की। वो रोहतक का है, या फिर इंदौर का है, या फिर जिप मैट का है। और ये पूरे सेशन में मेरा मेन फोकस भी इन्हीं एग्जाम के ऊपर होगा। अब आप कह रहे होगे सर सीयूईटी पे क्यों नहीं होगा, एसईटी पे क्यों नहीं होगा, एनपैड पे क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली क्योंकि इन एंट्रेंस के क्यूए के पोर्शन वीक होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिप मैट। अगर मैं इन एंट्रेंस से कंपेयर करूं तो पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनका 12 तक मैथमेटिक्स रहा है? 12 तक, ठीक है। आपके पास केवल एक एज है, एक लीड है, केवल एक एग्जाम के लिए, वो है क्या? कौन सा एग्जाम? आई एम इंदौर। बस केवल एक ऐसा एंट्रेंस है जिसमें हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, अगर आपका 12 तक का मैथमेटिक्स रहा है तो हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, केवल एक सिंगल एंट्रेंस है। रोहतक में कभी कभार 1-2 क्वेश्चन होते हैं। 10th तक मैथ वाले कितने लोग हो, या अभी पहले ये बताओ कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने 10th में भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है? इज देयर एनीवन? फिर से थोड़ा सा हाथ ऊपर करो बराबर से, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6। भाई मैं पहले बहुत क्लियर बता दूं आपको, जिनका 8 तक का मैथमेटिक्स रहा है, आपका सफर मेरे साथ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा सा संभाल के चलिए। पहले हम डिस्कस करते हैं आपके साथ सभी एंट्रेंस के मेन एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में, फिर हम लोग प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपको यहां से मिलने वाला है क्यूए के सेगमेंट में इस कोचिंग से, ऑफ सेशन से, सीयूईटी ऑफ सेशन, आईपी में। आप में से कोई ऐसा है जो लास्ट टाइम सीयूईटी में अपीयर हुआ था? इज देयर एनीवन? लास्ट टाइम जीटी का लेवल क्या था? अच्छा, कोई दिया था? ऐसा था? नहीं था? देख लेना प्रीवियस ईयर, कुछ भी नहीं था, ठीक है? लास्ट ईयर के जीटी में कुछ भी नहीं था, जीटी का लेवल बहुत ही लो था, ठीक है? थोड़ा सा भी तैयारी किया होगा बच्चा, बड़े अच्छे स्कोर लेके आए, बट इस बार पॉसिबली अच्छा होने वाला है जीटी का लेवल। तो डोंट कंपेयर विद द प्रीवियस अटेम्प्ट यार, इस बार अच्छा होगा। आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कितने दिन है हम लोगों के पास? अराउंड 50 डेज।
और मेन फोकस विल बी आईपीएम रोहतक, जो फर्स्ट सबसे बड़े इंट्रेंस एग्जाम में जिनमें एप्टीट्यूड आता है उनमें से आपका फर्स्ट एग्जाम पड़ेगा 20th ऑफ मई को। आज कौन सा डेट है? 2nd ऑफ अप्रैल। तो अगर इंक्लूडिंग दिस डे एंड इंक्लूडिंग द एग्जाम डे 50 डेज हैं आपके पास, इन दोनों दिनों को छोड़ोगे यू हैव हार्डली 48 डेज। ठीक है, 48 डेज में प्लानिंग आपको बड़ी सॉलिड रखनी पड़ेगी। ये आपके स्कूल के जैसा नहीं है कि जहां पर जितने लोग मेहनत करेंगे सभी पास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंट्रेंस है, यहां जितने लोग मेहनत करेंगे सभी नहीं पास होंगे, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वो पास होगा, वो क्रैक करेगा एंट्रेंस को। तो पहली चीज तो आपको यही दिमाग में रखना है कि फाइट बहुत ज्यादा होने वाली। 48 डेज, नो हॉलीडे, पार्टी वगैरह बंद कर दो सब कुछ। और आपके रूटीन वर्क के लिए आपके पास कितने घंटे होने चाहिए? मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स। ज्यादा से ज्यादा आपके पास अपने रूटीन वर्क, सोने, जागने, घूमने, टहलने, सभी चीजों को लेकर के कितना होना चाहिए आपके पास? 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप सीरियस हो एंट्रेंस को लेकर के तो चलो इस पे भी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। नाउ कम टू अभी मैं इंदौर। यार यहां पर कुछ चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। चलो, अब यहां से जो हम लोगों के पास जितना टाइम बचा है ना यार, अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टली बात करूं, तो पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाना चैलेंजिंग होगा, काफी मुश्किल होगा। यहां से आपके कंसर्न सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, जो हम लोगों के पास मैसेजेज आते हैं या कॉल आते हैं, वो इसी चीज के होते हैं कि सर इस पर्टिकुलर एंट्रेंस को लेकर के कौन कौन से मेन चैप्टर्स हैं जिनमें हम फोकस करें तो कम एफर्ट के साथ हम निकाल ले जाएं एंट्रेंस को। और नॉर्मली ये ज्यादातर होता है उन लोगों का जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्कॉलर्स होते हैं। जो मैथ बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम चैलेंजिंग होता है सफर, नॉन मैथ वालों के लिए ज्यादा होता है। वो सोचते हैं यार सर आप कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दें जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे, केवल उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिससे नंबर निकल के आए। और ऑनेस्टली ये चीज होता भी यार, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंटायर सिलेबस को 100% ग्रिप के साथ कवर करो या कवर कर पाओगे अच्छे से एग्जाम लेवल पे। तो आपको चाहिए होगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंदौर की बात करें, इंदौर में आपका जो पूरा सिलेबस है, इंदौर में आपके पास क्यूए का भी पोर्शन है। क्यूए में क्या आएगा? आपका अर्थमेटिक का पोर्शन होगा, आपके पास मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री होगी, आपके पास एलजेब्रा होगा, आपके पास नंबर सिस्टम होगा और डीआई होगा। ये होगा क्यूए का पोर्शन। और मॉडर्न मैथ बोलो या हायर मैथ बोलो, मॉडर्न मैथ या हायर मैथ में आपके पोर्शंस होंगे कौन से? जो आप 11th 12th में पढ़ के आए हो, लाइक सेट थियरी, लाइक पीएनसी प्रोबेबिलिटी, लाइक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, और भी बहुत सारी चीजें, एपीजीपी, एचपी, सीक्वेंसेज वगैरह, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके हायर मैथमेटिक्स में आएंगे। वेटेज की बात करते हैं यहां पर, अराउंड 60-40 का वेटेज आपको मिलेगा, लगभग 60-40 का। 60% आपका क्या रहेगा? क्या रहेगा? अर्थमेटिक का पोर्शन। और 40% में क्या होगा? मॉडर्न मैथ्स या हायर मैथ्स। अब यहां पर देखो यार, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्कॉलर हो, आपने 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं ले रखी है, तो आपके लिए इंदौर का पेपर काफी चैलेंजिंग होने वाला है। आईपीमेट इंदौर में एक और भी प्रॉब्लम है, केवल 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैथमेटिक्स और वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश। आपके पास एलआर का एज नहीं है कि आप इधर से कम करोगे तो उधर कवर कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहां पर मैथमेटिक्स अच्छी होनी जरूरी है। 12th वाली मैथमेटिक्स का वेटेज अराउंड 40 से 45% का है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 11th 12th में मैथमेटिक्स रही है, तो उसके लिए सफर बहुत आसान होने वाला है। वो यहां से 40% में से अराउंड 30% 35% का आराम से स्कोर कर लेगा, क्योंकि करंटली वो अभी अपनी 12th का एग्जाम दे के निकला हुआ है, तो टच में है पूरी तरह से, केवल उसे थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी बस। बट अगर आपका यार 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं रही है, तो ये चैलेंजिंग होने वाला है आपके पास। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी मॉडर्न मैथ ना पढ़ के उसमें से 2, 3, 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं या ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और जिनका लेवल हायर नहीं रहता है। तो ये चीज आपको गाइड करेंगे, यस सर, जो मॉडर्न मैथ पढ़ाते हैं, कि कौन कौन से चैप्टर यार आईपीएम इंदौर के आपको निकालने हैं। पूरी मॉडर्न मैथ को ना कवर करके 2-3 चैप्टर्स को कवर करना। नाउ वी विल कम टू क्यूए यार, कि इसमें आईपीएम इंदौर के लिए आपको क्यूए में क्या क्या देखना पड़ेगा।
क्यूए के सेगमेंट में सबसे बड़ा पोर्शन आपका देगा नंबर सिस्टम, 5 to 6 क्वेश्चन कंटिन्यूअस लास्ट 3 अटेम्प्ट से लीडिंग चैप्टर है, वन ऑफ द लीडिंग चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम विल इंक्लूड नंबर सिस्टम itself, HCF, LCM एंड सर्ट्स एंड इंडाइसेस। 3 चैप्टर को कंबाइन करेगा आपका नंबर सिस्टम। लीडिंग चैप्टर है यहां पर नंबर सिस्टम, ये this will be the leading chapter. Second leading chapter will be your geometry and mensuration. Geometry or mensuration. Geometry or mensuration. This will be your second leading chapter. यार अभी मैं वेटेज वाइज बता रहा हूं, पढ़ना किस सीक्वेंस में ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, और वो सभी इंट्रेंस के लिए कॉमन रहेगा कि कौन सा चैप्टर को हमको स्टार्ट करना है, डे 1 कौन सा रहेगा और किस सीक्वेंस में हम लोग जाने वाले हैं, ये थोड़ी देर बाद में आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर आईपीएम इंदौर के एग्जाम के लिए, राइट। सो द मेन चैप्टर विल बी नंबर सिस्टम। ऑब्वियसली नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। और ये एक सिंगल ऐसा चैप्टर है, जानते हो इसको हम लोग कब से पढ़ना स्टार्ट किया अपने स्कूलिंग के टाइम पे, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी किसी भी क्लास की किसी भी बोर्ड की बुक आप उठा के देखो, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर होगा आपका नंबर्स या नंबर सिस्टम। और बेसिकली अगर मैं आईएम की एग्जाम एंट्रेंस की बात करूं, वो आपका आईपी मैट है या कैट है, तो वहां जो बेसिक चीजें दी होती हैं स्टार्टिंग के 2-3 पेजेज पे, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। नॉर्मली ये वो पेजेज होते हैं अपनी बुक के जिन्हें हम इग्नोर करके चले आते हैं। जब हम बुक उठाते हैं तो मैथ का क्या करते हैं, शुरू के 2-3 पेज क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मानते हैं ये कि हमें ये आता है, हालांकि आता नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर, देन ज्योमेट्री, देन एलजेब्रा। एलजेब्रा बहुत बड़ा यार, एलजेब्रा में और भी चीजें आएंगी। एलजेब्रा में इक्वेशंस भी आएगा आपका, लीनियर इक्वेशन भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, इनइक्वालिटीज भी आ जाएंगी आपकी। तो ये थर्ड लीडिंग चैप्टर होगा। देन डीआई, और लास्ट में मैं रखूंगा अर्थमेटिक के पोर्शन को, लास्ट में मैं रखूंगा अर्थमेटिक के पोर्शन को आईपीएम इंदौर के लिए। बट अगर आप जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एक ही एंट्रेंस को नहीं टारगेट कर रहे होते, आप ड्रॉपर हो या आप 12th का एग्जाम दे के आए हो, तो आपका मेन फोकस होता है कि आपका ये ईयर खराब ना जाने पाए, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिले। तो ऐसे केसेज में क्या करते हो, आप मल्टीपल एंट्रेंस को टारगेट करते हो। और मल्टीपल एंट्रेंस जितने भी आपके एप्टीट्यूड है, जितने भी एंट्रेंस है, अगर सब में कोई एक चीज कॉमन है तो वो कौन सी चीज कॉमन है, अर्थमेटिक का पोर्शन। केवल एक सिंगल पोर्शन ऐसा है जो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप सीयूटी दे रहे हो, आप इंदौर का दे रहे हो, आप रोहतक का दे रहे हो, आप जिपमैट का दे रहे हो, आप एसईटी दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एप्टीट्यूड जहां पे नाम है अर्थमेटिक तो पढ़ के जाना है। इसलिए जब हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट भी करेंगे तो अर्थमेटिक के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच बीच में और भी इंट्रेंसेज पढ़ते चले जाएंगे। हमारा टारगेट है, पहला टारगेट है आईपीएम रोहतक का एग्जाम जो कि 20th को है, और हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं या फिनिश करने वाले हैं 15th ऑफ मई को। आपके पास होगा 4 to 5 डेज का एक्स्ट्रा टाइम जिसमें आप रिवाइज कर रहे होगे। तो ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, इंदौर। अच्छा, अब इसमें अगर मैं सबसे इजी एक पोर्शन बताऊं जहां से हम नंबर निकाल सकते हैं तो वो है डीआई। सबसे इजी यार, बिल्कुल आसानी से। अच्छा, वन मोर थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई आईपीएम इंदौर के एग्जाम में आप तुक्के नहीं मार सकते हो। पहली चीज नेगेटिव मार्किंग, दूसरी चीज एक प्रॉब्लम क्या है, यहां पे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। 30 क्वेश्चंस आपका होगा एमसीक्यूज का, जिसमें ऑप्शन होगा खुल के तुक्के मारो। बाकी 15 क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको आंसर देने होंगे, सॉल्व करने होंगे। जब भी आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो आपको और भी मल्टीपल अप्रोच बताया जाता है कि विदाउट सॉल्व किए भी आप लगा सकते हो। लाइक अप्रोक्सीमेशन के थ्रू लगा सकते हो, लाइक डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो आप, लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, लाइक अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। बट अगर एमसीक्यूज की जगह पे शॉर्ट आंसर्स हैं तो उनमें ये कुछ भी नहीं चलने वाला है, आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ कमिंग टू इंदौर, कमिंग टू रोहतक। अगर आप बात करो कि यार सबसे कम एफर्ट में सबसे आसानी से सबसे अच्छा कॉलेज मुझे क्या मिल सकता है कम एफर्ट के साथ, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आईएम रोहतक, सबसे कम एफर्ट के साथ। रीजन बता रहा हूं, आपके पास इस एंट्रेंस में कितने पोर्शन होंगे, 3 पोर्शंस। क्या क्या होगा, वर्बल होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हो जो
नॉन इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई है ऐसा? कोई ऐसा है? नहीं। आपके पास 3 पोर्शन होंगे, वर्बल, एलआर और क्यूए। मैंने पहली लाइन आपके सेशन में बोला कि यार मैं आपकी इस स्टोरी का विलेन क्यों होने वाला हूं, ये मैं बताता हूं आपको। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट होगा जो इंग्लिश मीडियम होगा, या मैं बोलूं कि 99% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम होगा। उसके लिए वर्बल बड़ा चैलेंज कभी नहीं था और ना होने वाला है। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा, आरसी मेजॉरिटी में आएगा, पैरा जंबल अच्छे आते हैं, क्लोज स्टेट अच्छा आता है, ये सारे के सारे आप अच्छे कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे वो ग्रामर का होगा या फिर ओकैब का पोर्शन होगा। तो वर्बल आपके लिए बेहतर एक है, कमांड वाला पोर्शन रहेगा जहां से आप अच्छा स्कोर करते हो। एलआर से हर कोई अननोन रहता है पहले से। एलआर की मैं बात करूं तो सबके लिए इक्वल होता है, क्योंकि अपने स्कूलिंग में आप पढ़ के नहीं आए होते हो। यहां पर क्वांट की बात करूं तो कुछ लोग पढ़ के आते हैं, मैथ बैकग्राउंड के रहते हैं, कुछ नॉन मैथ बैकग्राउंड के रहते हैं। नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए कई बार ये चैलेंजिंग होता है, और मैथ बैकग्राउंड के लिए कई बार उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों चैलेंजिंग होता है? क्योंकि वो अपनी स्कूलिंग में उन्होंने मेथड पढ़ा है लगाने का, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन 8 से 10 लाइन में लगा रहे होते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एंट्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप 10 लाइन का क्वेश्चन लगा रहे हो मान करके, नहीं। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ट्रिक्स बताए जाएंगे, लॉजिक बताए जाएंगे, हार्डली 2 to 3 लाइन एंड समटाइम्स ओरल ऑल्सो, विदाउट पेन पेपर भी होते हैं। रोहतक पे आते हैं। यार सिलेबस में इसमें भी थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स है, बट आता नहीं है। ठीक है, लास्ट अगर मैं 3 to 4 ईयर्स की मैं बात करूं तो हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन कभी हायर मैथमेटिक्स का टच किया होगा, हार्डली। ठीक है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डीआई फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता। फाइव क्वेश्चंस डीआई, फ्री का नंबर है, उठा लो, फ्री का। ठीक है, सबसे आसान नंबर जो आपको देने वाला है हर बार, लगभग ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में डीआई 5 क्वेश्चंस फ्री। अब डीआई जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। 1-2 क्लास करोगे आपको तुरंत गैस हो जाएगा यार कि कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा पोर्शन है जो 1 से 2 क्लास में पूरा 100% क्लियर होगा, पूरे नंबर उठा सकते हो, 5 के 5 नंबर उठा सकते हो। 40 क्वेश्चन रहेगा आपका, 5 क्वेश्चन ये देखे चला जाएगा आपके पास। अगेन योर सेकेंड लीडिंग चैप्टर विल बी नंबर सिस्टम, या लीडिंग चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि ये तो 5 क्वेश्चंस वो हुए जो सबसे इजी होंगे आपके पास। नंबर सिस्टम मिनिमम 6 to 8 क्वेश्चंस, मिनिमम 6 to 8 क्वेश्चन। नाउ वी विल कम टू अलजेब्रा, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन, एंड द थर्ड लीडिंग चैप्टर विल बी ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, दैट विल गिव यू 6 to 7 क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहां पे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार 1-2 क्वेश्चन आता है, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, कई बार 1-2 क्वेश्चन आता है और कई बार कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी से भी रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट कभी कभार बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, हार्डली 2 to 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन इंक्लूडिंग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। यहां पर अर्थमेटिक का बड़ा वेटेज होता है, मैक्सिमम पोर्शन आपका अर्थमेटिक का रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईपीएम रोहतक के लिए। अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक पे अच्छा ग्रिप रखना पड़ेगा। अब अगर एंट्रेंस की बात करें तो 2 एंट्रेंस ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होगा। इंदौर का लेवल सबसे अच्छा होता है। आपके लेवल पे जितने भी एंट्रेंस होते हैं, और अगर मैं उनमें एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड के मामले में सबसे अच्छा लेवल होता है आपका इंदौर का। इंदौर का लेवल इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैट एग्जाम एंड सब टाइम बेटर देन कैट एग्जाम। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो कैट से भी बेहतर आते हैं। इंदौर में थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अब कैट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा टाइम देते हो तो निकल जाता है आराम से। तो यहां पे आपका कंक्लूजन इज दिस कि यार अर्थमेटिक के पोर्शन को अच्छे से तैयार करोगे, अच्छे से तैयार करेंगे। इसके केस में यहां पे आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मैथ बैकग्राउंड के हो तब भी आपको हायर मैथमेटिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं पढ़ोगे, 1-2 क्वेश्चन आएगा, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, वो आपका स्किप होगा। जितनी चीजें हैं, अगर आप अर्थमेटिक के पोर्शन पे अच्छा ध्यान देते हो, डीआई पे बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। डीआई हम लोगों पे कंप्लीटली 1 से 2 क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हो, यू हैव टू टारगेट 35+ यार, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हो तो। ठीक है, 35+ आउट ऑफ 40 इतना होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
बस आगे जो भी चीजें हैं आपके पास, इनका लेवल बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप इंदौर या रोहतक के लिए फोकस कर रहे हो, उस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, बाकी के जितने भी एंट्रेंस हैं सभी के एप्टीट्यूड आप इजीली निकालोगे, और वो भी अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, इसमें भी वेटेज, मैक्सिमम वेटेज क्या होगा आपका? अर्थमेटिक का पोर्शन होगा। जिप मैट की मैं बात करूं तो अर्थमेटिक का पोर्शन मेजर होगा आपके पास, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, हायर मैथ के नाम पे लगभग लगभग कुछ भी नहीं है इस एंट्रेंस के अंदर भी। अब में से कितने लोग ऐसे जो इंदौर का फॉर्म भर रहे हो या भर चुके हो? 1 2 3 4, कम हो यार। रोहतक वाले कितने लोग हो? ठीक। सीयूटी वाले कितने लोग हो? ठीक है। एसईटी के बारे में बात करें यार, इसका तो सिलेबस और भी छोटा है, और भी कौन साइज है, लिमिटेड चैप्टर्स ही है, और इवन एग्जाम का लेवल भी क्या है? डाउन है। अगर आप पिछले एग्जाम्स के एसईटी की भी बात करो, या फिर अगर आप बात करो सीयूईटी की, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है यार। ठीक है, सीयूईटी में 2 पोर्शन है आपके पास क्वांट के। सीयूईटी में एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आएगा, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी आपका मैथमेटिक्स में आता है, अर्थमेटिक में आता है। आप चैप्टर देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। डीआई का पोर्शन, डीएस का पोर्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सीरीज, ये सारे के सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं। तो यहां पे 2 चैप्टर्स आपको 2 पोर्शन मिल जाएंगे जो आपके क्या होंगे? क्यूए से रिलेटेड होंगे। हम आपको यहां पे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, यहां से क्या चीजें मिल रही हैं आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके? पहला, लाइव क्लासेज रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेज, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉक्टर्ड। प्रॉक्टर्ड मींस शेड्यूल्ड होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो आपके मूड पे नहीं डिपेंड करेगा। नॉर्मली मॉक टेस्ट हम लोग क्या करते हैं? अपने मूड के हिसाब से देते हैं, जब रिलैक्स होते हैं तब देते हैं, रात को 12 बजे, दिन के 10 बजे, जब मेरा मन होगा, जब मैं फिट रहूंगा तो मॉक टेस्ट दूंगा। वो कभी आपका रियल एनालिसिस नहीं होता है जो ऐसे मॉक टेस्ट आप देते हो। मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है? प्रॉक्टर्ड देना है, जिसकी टाइमिंग, जिसका डेट पहले से फिक्स हो। उस टाइम, उस डेट पे आपका मूड कैसा है डजंट मैटर यार, आपको देना ही देना। जैसे आप एग्जाम देते हो ना, डेट फिक्स है, उस दिन आपका दिन चाहे अच्छा हो, मूड अच्छा हो, चाहे ना अच्छा हो, आपको देना ही देना है। तो आप क्या करेंगे? वीक में एटलीस्ट 1 मॉक आपको प्रॉक्टर देना है। 1 मॉक आपको प्रॉक्टर देना है जिसका टाइमिंग और डेट सब कुछ पहले से शेड्यूल्ड हो, और कभी मॉक के नंबर्स पे ना जाइएगा। अगर आप दे रहे हो प्रॉक्टर्ड मॉक तो आप रैंक पे जाइएगा। मॉक में आपकी रैंक क्या आ रही, नंबर्स कभी भी आपकी चीजों को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार मॉक इजी होगा, कई बार मॉक डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा, आप अच्छे स्कॉलर हो, फिर भी आपके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे। इजी होगा, आप एवरेज स्कॉलर हो, फिर भी आपका बेटर देन एवरेज आ रहा है स्कोर। तो ये एक चैलेंजिंग होगा आपके लिए कि आपको प्रॉक्टर्ड में ज्यादा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल मॉक टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट वगैरह होंगे। अच्छा, हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं। मैथमेटिक्स के चैप्टर जो भी स्टार्ट होंगे, हर चैप्टर के बारे में 1 दिन पहले आपको बताऊंगा। यहां पर एक पोर्शन है, आपके ऐप पे मिल रहा होगा, रिकॉर्डेड क्लासेज। यार देखो, अराउंड 25 क्लासेज क्वांट की होने वाली, अराउंड 25 क्लासेज। नॉर्मली फुल ईयर बैच में ये 25 ना होकर के अराउंड 70 to 80 क्लासेज होती है। सो ऑब्वियसली यार डिफरेंस तो है ही ना। अब यहां पे आपको क्या करना है? एफर्ट आपका ज्यादा रहेगा, हमारा भी है और आपका भी है। हमारा एफर्ट क्या है? मैंने नए सेट क्वेश्चंस के तैयार किए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं, इंदौर के हैं, रोहतक के, इवन कैट का, जैट का, इन सब एग्जाम का भी मैंने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैट का क्यों लिया? क्योंकि दोनों एंट्रेंस आपके सेम यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं। चाहे आप आईपी मैट की बात करो, चाहे आप कैट की बात करो, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम रहता है। बट डिफरेंस इज दिस कि कैट में जहां पर आपका 2.5 मिनट से 3 मिनट एवरेज टाइमिंग होती है, आईपी मैट में कितने का होगा? 1 मिनट की टाइमिंग होगी। तो यहाँ पे आपको नई सीट्स तो मिलेंगी। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था, रिकॉर्डेड क्लासेस यार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, आपके पास
इतना ही टाइम है कि आप चीजों को एक ही बार पढ़ पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, लाइव क्लासेस जो भी हम लोग ले रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर की ले रहे हैं, एक दिन पहले बताएंगे। लाइक कल की क्लास अगर मैं बात करूं कि कल से हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, सो योर फर्स्ट चैप्टर विल बी रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, आरपीवी। कल का चैप्टर आपका होगा क्या, आरपीवी। अब आरपीवी के बारे में, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन के बारे में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, अपनी बुक से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे। 2-3 चीजें जो बैकग्राउंड वर्क होता है ना पहले का, वो आप करके आओगे। अगर नहीं करके आओगे ना तो भाई ये क्लास ऊपर से जाने वाली है, ये जान लो आप पहले से, डे 1 से आप जाने रहो कि फिर आप डील नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज ये कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि आज वाला चलो यार कल हम रिवाइज कर लेंगे, कल देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो वो यहां पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक चैप्टर्स होंगे। एक चैप्टर आपका छूटा तो आपके पास फिर नेक्स्ट डे के लिए 2 चैप्टर्स होंगे पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के लिए। तो कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। आपको पहले से क्या करके आना है, आपके पास बुक्स हैं या जो भी मटेरियल है उससे आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ के आओगे। जो भी आपके पास कंटेंट में वीडियोज मिल रहे हैं, कोशिश करेंगे उन वीडियोज को भी देख के आएंगे। हम लोग बेसिक लेवल पे यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे होंगे, आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे होंगे, और कुछ हायर लेवल के या लेवल 2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस मिले तो आपको गर्मी लगे, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, मन करे कि कॉपी किताब फाड़ के फेंक दे, ऐसा भी हो सकता है लेवल 2 के क्वेश्चंस में। बट क्या करना है, आपको पेशेंस बना के रखना है। एक दिन में नहीं आने वाला, 2-4 क्लासेस करोगे तो जाके थोड़ा सा हैबिट बनेगी चीजों को लेकर के। जो मेरा अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो लेवल रहने वाला है, वो जो आपका एंट्रेंस का लेवल है, उससे एक लेवल ऊपर हम लोग अपना जो भी लास्ट ईयर का पेपर था, वो चाहे इंदौर का था, रोहतक का था, जिपमेट का था, सीईटी का था, एसईटी का था, एनपैट का था, कुछ भी था, उससे एक लेवल ऊपर पढ़ने वाले। अपने क्वांट के पोर्शन को उससे एक लेवल ऊपर पढ़ने वाले, क्योंकि इस बार चैलेंज ज्यादा है, इस बार आपके पास फाइट ज्यादा। लास्ट टाइम बच्चे कम थे, जो स्टूडेंट थे उनके पास रिसोर्सेज कम थे, बुक्स कम थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कम थे, कोचिंगे कम थी, गाइडेंस कम था, सब कुछ कम था। इस बार बहुत है यार, कोविड की वजह से लास्ट टाइम ऐसा सीन था, इस बार तो बहुत सारी चीजें। तो पहला चैप्टर में कल आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। जब आप कल आओगे तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ के आओगे। चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, हर टाइप पे एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। हर लाइव क्लास के बाद आपको एक देंगे हम प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूँ वो 2 लेवल पे दे रहा हूँ। एक दूंगा आपको लेवल 1 पे। लेवल 1 विल बी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी, एसईटी, एनपैट, ऐसे सारे एंट्रेंसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चे आईपी मैट का मेरे ख्याल से नहीं दे रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं दे रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा यार मैथ उनसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। छोड़ तो नहीं सकते हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग सीयूईटी के हैं, एसईटी के हैं, एनपैट के हैं, और छोटे मोटे जहां पे मैथमेटिक्स का पोर्शन इजी आता है कंपैरेटिवली, उनके लिए लेवल 1 की सीट रहेगी आपके पास, लेवल 1 की। और लेवल 2 किसके लिए रहेगा, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, इन सारे के लिए, ठीक है। लेवल 2 का रहेगा आपका। अच्छा, इसी में एक कॉलेज मैंने नहीं बताया आपको, एनएफएसयू भी आप में से कुछ लोग डालेंगे, ठीक है। आसान है, अर्थमेटिक के पोर्शन पे ज्यादा ग्रिप करना है, ठीक है। लाइव क्लासेस, लाइव के बाद प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस के बाद यार डाउट सेशन तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल 1 की सीट रहेगी उसके साथ मैं आपको आंसर्स भी दे रहा हूं। लेवल 2 की सीट के साथ कोई आंसर, कोई सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं दे दूंगा आपको डायरेक्टली हमारे साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो रहेगा मेरी क्लास का। रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करूंगा, पहला ग्रुप रहेगा रेशियो का। रेशियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, देन एज रिलेटेड प्रॉब्लम, देन परसेंटेज, देन प्रॉफिट लॉस, देन मिक्सचर एलिगेशन, देन एवरेजेज। ये सीक्वेंस रहेगा। सीक्वेंस कल मैं आपको लिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपकी ड्यूटी क्या है, कल आप आओगे, रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे, थोड़ा बहुत प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो से क्या करोगे, आप देख करके आएंगे। ये 2 काम आपको पहले से करके आना। क्लास में टाइम पर आएंगे, फोन नहीं चलाएंगे, सेल फोन, ठीक है। बस दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस सेशन में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ यू नो मी। चलो थोड़ी इज्जत बच गई। ओके, यार मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है,
जो कि तुम सबको आती है. Okay, so I am the most useless person out here because भाई बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने पड़ते हैं. अंग्रेजी तो बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग, उसमें कुछ ऐसा खास पूछने बताने का नहीं है. यू विल सेल थ्रू इट. ठीक है. शिकायत जो रही है मेरे ऊपर ये यही रही है कि आपके पढ़ाने से 2-3 नंबर कम ही हो जाता है. So choice is entirely yours. People who have attended some of my classes, I hope you are doing well, beta. And I mean, good to see you alive. क्लास से बाहर निकला बेहोश हो गया, उठा के ले आना पड़ा. People who don't know me, अगर पैसे दे दिए हैं तो कुछ कर नहीं सकते, और नहीं दिए तो देख लो, रिस्क है थोड़ा सा. ओके. आइडियली कोई भी पेपर आप दोगे, आई थिंक वी आर हियर फॉर बेसिकली 2 एग्जाम्स, आई थिंक CUET एंड IPMAT. डोमेन मेरा डोमेन है नहीं तो आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट इट एक्चुअली. ठीक है. कोई भी एग्जाम होगा आपका, और कोई भी एग्जाम में इंग्लिश का जो भी पार्ट होगा, वी कॉल इट वर्बल एबिलिटी एक्चुअली. ठीक है. जो भी हिस्सा होगा, आपका टेस्ट 2 ही 3 चीजों पे होना है. एंड एज आई सेड दैट यू ऑल बिलोंग टू गुड स्कूल्स, सो most of that part has already been covered. What I have kind of decided for next 30, 35, 45 days or whatever we have at our disposal, that we'll be focusing a lot on exercises. Okay. Initial 5 sessions may be for just brushing through the grammar part, because grammar में क्या होता है कि पढ़ा तो क्लास 4 से है, मतलब मैंने क्लास 4 से पढ़ा था. आपको कब से पढ़ाया गया ग्रामर? क्लास 1 से. क्लास 1 में क्या पढ़ा दिया? चलिए, क्लास 1 से आपने पढ़ा हुआ है. आई स्टडीड फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 8 आई सपोज. आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है उसके बाद. सो वील जस्ट ब्रश अप द ग्रामर पार्ट इन द फर्स्ट 5 सेशंस एंड देन वी गेट डाउन टू जस्ट एक्सरसाइजेस. ओके. आई होप. हाँ, आए क्यों थे यहां पे? क्या सोच के आए थे? अरे वाई आर यू हियर? हाँ हाँ. अरे फीस देने आए थे, वो तो दे दिया फिर. ठीक है. यूजुअली आपके स्टेज पे ना, व्हेन यू आर जस्ट थ्रू बोर्ड्स एंड समथिंग ना, तो आपको लगता है ना, लगता क्या होता भी है, हर आदमी आप ही को घूर रहा होता है. आप अगर भूल भी जाओ तो याद दिला देता है, बोर्ड्स है, बोर्ड चले गया तो उसके बाद याद दिलाता है अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट. वो भी आपको भूलने दिया जाता नहीं है. सो दिस इज अ स्केरी सिचुएशन. आई ऑल्सो वॉज at some point in my life caught in this situation, कि मुझे लगता था ना हर बंदा मुझे घूर रहा है. आप कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो ना, वो आके बताना चाहता है कि पढ़ लो. ठीक है. हाँ. सो ये प्रेशर बहुत ज्यादा लेना नहीं यार. फाइन. बिकॉज व्हाट हैपेंस, यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट इन योर हेड. जस्ट इंसुलेट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल आउटसाइड opinions, suggestions, comments. Just drop them all. क्योंकि बाहर से कोई मदद तो कर नहीं रहा यार, केवल ज्ञान दे रहा है. तो जस्ट इंसुलेट योरसेल्फ. बी वेरी ऑनेस्ट. आपने पढ़ा होगा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इट सिंपली मींस बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. दैट्स इट. ठीक है. बाकी तो हम दुनिया को टहला ही रहे हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है. ठीक है. बट व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट द मिरर, प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. सो प्लीज, कोई भी प्रेशर जो भी अगर आपके ऊपर आ रहा है किसी भी तरह से, जस्ट कट इट ऑफ. ऑल यू नीड इज योरसेल्फ. That's it. आप ही अपना मोटिवेशन हो, आप ही अपना सहारा हो, बाकी आपको किसी जरूरत वैसे है नहीं. सो प्लीज, अगर ऐसा लगता है कि बहुत लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आपके ऊपर इन योर थॉट्स, जस्ट कट देम ऑफ ओवर नेक्स्ट 45-50 डेज. अपने पे ही भरोसा करिए सिर्फ. दैट्स इट. यूजुअली जब एग्जाम होता है तो ऐसे आप पेपर देना शुरू करते हो. आई होप ये नौबत हमारी नहीं आएगी. ऑलराइट. गिवन द पास्ट ईयर्स रिकॉर्ड, आई थिंक 13 किड्स जिनको मैं जानता हूं, मतलब यूजुअली आप लोग जब एग्जाम हो जाता है ना तो हमसे बात नहीं करते हो. हाँ, खासतौर से जिनका सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाता है, वो कहता है अभी इस आदमी से क्या ही बात करना. ठीक है. आई नो 13 किड्स, दे गॉट अ परसेंटाइल ऑफ 100 इन CUET. उनके अलावा भी होंगे, जैसा मैं कहता हूं, और भी लोग होंगे. 100 परसेंटाइल का ही टारगेट है इंग्लिश का. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अगर आप यहां पे आए हो, यहां ज्वाइन किया है, यू आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम
people like us, then we should not target anything that is below 100 percentile. And आप ही लोग लाते हो हर साल. I mean, one of you will get it, right? So why one of you? A lot of you. So target should be simply 100. I don't think ये situation हमारे साथ आने वाला है. ठीक है? और अगर आता है तो फिर मुझे कॉल मत करना प्लीज यार. ठीक है? एक सर थे, वो ना मतलब कुछ लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं. मैं भी उन्हीं में से हूं. मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल बन जाओगे तुम. ठीक है? तो उन्होंने लंबा कुछ ज्यादा फेंक दिया होगा. तो एग्जाम ओवर हुआ एंड दिस वाज अ गवर्नमेंट एग्जाम. तो गवर्नमेंट एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो अलग लेवल के लोग होते हैं. थोड़ा वो अपने आप को ऑफिसर मान लेते हैं पहले ही. जैसे मान लो टीचर लेट हो गया तो ऐसे बात करेगा, आया नहीं अभी तक. ठीक है? तो ये लड़का था, इन्होंने कुछ लंबा लंबा फेंक दिया होगा. उसका एग्जाम खराब हो गया तो आया, बोला सर एक भी नहीं फंसा. तो क्या करें, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दें. एंड ये कहने के बाद ना सर थोड़ा फैल गया आराम से. वो बंदा वहां खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, नाम करो हमारे. तो ऐसा हम कुछ भी यहां पे प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं. बट गिवन द पास्ट रिकॉर्ड एंड द प्रोसेसेस दैट वी फॉलोड, आई थिंक वी आर इन अ सेफ जोन. जितना कहूं बेटा उतना करते रहिएगा, अंग्रेजी निपट जाएगी. इफ यू हैव अ रियली गुड डे, वी आर एमिंग फॉर 100 percentile, नथिंग लोअर देन दैट. मैंने जो आपका टेस्ट होता है पहला ग्रामर का होता है. ठीक है? एनी एग्जाम यू गो टू, दे विल टेस्ट योर ग्रामर. एंड हम सबका सिचुएशन कुछ ऐसा ही है. आई एम नॉट बैड एट ग्रामर. सबको लगता है ग्रामर तो आता ही है यार. ठीक है? अंटिल द टाइम वी फेस अ क्वेश्चन, जब तक सवाल सामने ना आ जाए तब तक सबको ग्रामर आती है. ठीक है? और एक बात और ध्यान रखना यार, पीपल हु आर गुड विद ग्रामर, ठीक है, ज्यादा ऐठिएगा नहीं. होता क्या है ना कि जिसको लगता है उसका ग्रामर अच्छा है ना, वो सबको सही करने निकल पड़ता है. रिश्ते टूट जाते हैं ऐसे में. हाँ, I mean, you are in a mall, somebody comes rushing to you, oh, I didn't knew you were here. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, मत बोलना ऐसा. ऑलराइट, तुमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म बोला और उधर रिश्ता टूटा. जो डिड न्यू, आई डोंट टॉक टू हिम ओनली, जो भी जैसा बोल रहा है चलने दीजिए उसको. एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस समझ लीजिए कि ग्रामर के 100 रूल हैं जो हमें पता होने चाहिए. एंड वी शुड बी वेल प्रैक्टिस्ड विद दोज रूल्स. ग्रामर आती है, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा. आई थिंक आई हैव सेट अ टारगेट ऑफ 600 क्वेश्चंस. बेटा आपने 600 सवाल करके पहुंचेंगे ग्रामर के. आई डोंट थिंक उन 600 के बाद कुछ भी वहां से बाहर से आने वाला है. तो वो मैंने नंबर सेट कर रखा है. आई थिंक 500 फ्रॉम वन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड रिमेनिंग 100 फ्रॉम द अदर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस. तो 600 तो वो हो गया. आई फाइंड इट गुड. जैसे ग्रामर हमें पता है, पहली बार प्रोनाउन इज नॉट प्रोफेशनल नाउन. व्हाट इज अ प्रोनाउन? आपने परिभाषा क्या सुना हुआ है या क्या पढ़ा हुआ है? यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दैट्स इट, फुल स्टॉप. ठीक है? बात थोड़ी यहां से आगे बढ़ जाती है, क्यों करते हैं. एंड अ प्रोनाउन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर प्रोनाउन. छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ऐड ऑन करते चलेंगे. ये हमारा नेशनल डांस है. अभी आपके घर में कुछ इनविटेशंस आए थे? शादियों में गए कि नहीं गए? अभी नहीं, तुम्हें कोई नहीं बुलाता. मैं सोशल स्टेटस जीरो ये सब किया. कितने लोगों ने नागी डांस किया हुआ है सड़क पे लौट के? हाउ मेनी ऑफ यू? नहीं किया? बेटा पाप लगेगा तुमको. तुम्हारी शादी में कोई नहीं नाचेगा आके. ठीक है? नेक्स्ट टाइम यू आर इनवाइटेड, प्लीज मेक श्योर आप सड़क पे पाए जाए नीचे. ठीक है? हाँ, अरे सुप्रीम कोर्ट मानता नहीं शादी हुई है. वो कहता है कि नागिन डांस हुआ था, अगर हुआ था ठीक है, नहीं हुआ था हमें फेरे से मतलब नहीं है. अगर एंड आई टेल यू पर्सनली, आई टेल यू दिस इज वेरी लिबरेटिंग. आप एक बार ट्राई तो करो, बहुत लिबरेटिंग होता है. लगता है सड़क हमारे बाप की है. पहली चीज, लौट रहे हो वहां पे. ठीक है? और जब भी आपको नागिन बन के जाना है ना, उसका एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड होता है. आप किसी भी शादी में जाओगे ना, आप देखना नागिन पहचानने का तरीका सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है. एक लड़का होगा, वो ग्लेज सूट में होगा, चमकीला सूट नहीं होगा, थोड़ा ग्लेज सूट में होगा, और बहुत सीरियस खड़ा होगा. वो मतलब बैंड बज रहा है, सब चल रहे हैं, वो बंदा ना बहुत सीरियस होगा ऐसे करके. सडनली द ट्यून प्लेज एंड वो बंदा गायब हो गया. आप उसको ढूंढ रहे कहां है? वो नीचे पड़ा हुआ है. हाँ, और उसके साथ ना उसका एक फ्रेंड होगा, उसके पास इतना बड़ा व्हाइट रुमाल होगा एक. देखो ये सब पता तो है तुमको, ऐसा नहीं मतलब
यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? ये सपेरा है, हाँ। तो यू डिसाइड तुमको सपेरा बनना है या नागिन, लेकिन एक बार बेटा बन के देखो। अब फ्रैंकली बता रहा हूं, देखो यार लाइफ क्या है ना कि एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, अच्छे स्कूल से पढ़ के आ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि पैसे की दिक्कत होगी, कुछ कमा ही लोगे। अगर ये सब छूट गया, ठीक है, तो आप लाइफ का एक मेजर हिस्सा मिस कर रहे हो। वी आर टू फुल ऑफ आवरसेल्व्स ना, कि मतलब ऐसे बिहेव करना, अरे कुछ नहीं बिहेव करना है, ठीक है, जो मना है वो करना है, किसी का नुकसान ना कर देना। मतलब किसी की शादी में गया, वहां पे इतना बदमाशी कर दिया कि शादी टूट गया, ये सब नहीं करने का, बट ये ट्राई करना पर्सनली। अब ये बताओ, गेटिंग मैरिड ऑफन चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है? एक ऊपर सेंटेंस लिखा है, गेटिंग मैरिड ऑफन चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब क्या है? हाँ, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है, मैं नहीं पढ़ाया था। दो मतलब है, अक्सर शादी करने से आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होता है, और अगर आप बार बार शादी करेंगे तो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो पहली वाली गई है वो घर बार सब बिकवा के गई है। अरे डिवोर्स इज एक्सपेंसिव इन इंडिया, यू नो दैट। हाँ, तो डोंट इवन गो फॉर दैट, ठीक है। मैं एक बार नाराज हुआ था, घर पे लड़ाई किया था, मैं बोला था ऐसा कि अब नहीं रह पाएंगे, हो गया 10 साल हो गया, तलाक ले लेते हैं। तो मेरी वाइफ ने सीधे बोला तो निकलो। क्योंकि घर बार उसके नाम है, तो उसके बाद से मैं बिल्कुल तमीज से हूं। हाँ, बिकॉज चाहे जो हो रहा बेटा, फाइनेंशियल शुड बी इन प्लेस, ओके। हाँ, तो इसके दो मीनिंग, विच मीन्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट। स्क्विंटिंग एरर, स्क्विंटिंग मॉडिफायर का एरर होता है। अ वर्ब मॉडिफाइज, एन एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब बिफोर इट एंड द वर्ब आफ्टर इट, ठीक है। ये ग्रामर है बेसिकली जो हमें ध्यान रखना। नॉट दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या बात है, ये तो ना मैं मानता हूं, कोई मान लो मर रहा हो बिल्कुल, उसको लात मारो, ओए नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वो बोल के मरेगा, वो भड़ास रखेगा नहीं, उसकी आत्मा भड़केगी नहीं, तो इधर उधर वो डेफिनेशन बता के जाएगा आपको। एक ग्रामर के सर आए थे हमारे यहाँ, एडहॉक बेसिस पे आए थे वो, हमारी मैम चली गई थी लीव पे, तो वो आए तो उन्होंने बोर्ड पे लिखा नाउन, तो सामने टॉपर टाइप होता ना बेटा आप लोग, सर, हाँ, उन्होंने नाउन लिखा, लड़का सामने हमारा टॉपर था वीपी सिंह, तुरंत शुरू हो गया, सर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, उसको एक दिया घुमा के, तुम बताओगे, हम बताएंगे। अरे वो बंदा रट के आया है यार, उसको मौका नहीं दे रहे तुम बताने का, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम समझ गए, इसके बाद की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। तो ग्रामर पर से हैज बीन वेरी बोरिंग इन आवर लाइफ्स, ठीक है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, until unless you come to my class। and please बार बार शादी करने का मत सोचिएगा। how many of you want to get married at all? शादी करने का मन किस किस को है यहां पे? टू पर्सनल सर। नहीं, शादी करना मतलब मैंने लॉन्ग शॉट बोला, 4 साल 5 साल बाद शादी करना चाहते हो? क्या कितना हो जाएगा अभी, कम है क्या? 10-12 साल, 10-12 साल, कितने साल के हो जाओगे आप लोग? 30s। देखो कोई मिल जाए तब तक। इट्स अ लॉन्ग वेट। आई थॉट आपका जनरेशन आगे चल रहा है, 21-22 में निपट लेंगे। नहीं, वो तो एज मेरा आ रहा है। लास्ट वीक आई वेंट टू IT कॉलेज, उन्होंने गलती से इनवाइट कर लिया स्पीच देने के लिए, एंड माय वाइफ इज आल्सो फ्रॉम IT कॉलेज। तो शादी के पहले ना हम गेट के बाहर ही बाय बाय किया करते थे। 20-23 साल बाद फाइनली मेरे को वहां पे एंट्री मिला, तो मैं वहां भूल गया कि इनको बोलना क्या है। मैं अपना लव स्टोरी सुना रहा हूं, अच्छा वो भी भूल गया कि आया किस लिए था, वो भी सुन रहे हैं। आफ्टर 5 मिनट्स आई रियलाइज, ओह एजेंडा कुछ और था, तुमने एजेंडा कुछ और बताया। तो वहां भी ना गलती से ना, जब मतलब मैं बाहर निकला, आई रियलाइज, ओ यार मैंने एज बता दिया। मारे खुशी के ना वहां पे बोल दिया, नाउ आई एम 46 एंड ओह नो, ऑप्शंस गॉन।
46 नहीं, बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चे नहीं, मैम लोग बहुत सुंदर है यार वहां की। You just go there. तो anyway, that was off the mark again बेटा, ठीक है। थोड़ा ग्रामर हमको फंक्शनल पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ऑलराइट। आई मीन टॉपिक ऐसा उड़ गया, बोलना पड़ा। चल भाई, सेकंड इज योर वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी बेटा एक सेशन रोज करेंगे, ओके। अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगा तो आई विल मेक श्योर कि हम ऑनलाइन को डिलीवर कर दें आपको, ठीक है। सो दैट विल टेक अस लाइक 30 डेज ऑफ नॉन स्टॉप वोकैब सेशंस, वो आपको मिलेगा, ठीक है। छोटा सा बात देखो, अब ऐसे इतना बड़ा सा वर्ड है यार, ठीक है, क्लास में हमने किया हुआ है। इफ एनीबडी रिमेंबर्स ही कैन इजीली क्रैक दिस, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हिपैट, लिवर, कार्डी, हार्ट। हाँ, हार्ट तो जानते ही हो तुम लोग, हाँ, कई के बाद 2-4 होंगे, हाँ। कोई भी मेडिकल टर्म होगा ना, उसमें कार्डी लगा होगा ना, सब जमा ऐसे दिल की बात कर रहा है यार ये, ठीक है। हिपैट, लिवर हो गया, कार्डी, हार्ट हो गया। सो नाउ वी नो दैट दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद these 2 organs. If you know the meaning of the word megali, एक टर्म बेटा सुना होगा ना, मेगालोमेनियक। कभी सुना मेगालोमेनियक? नहीं। There are people who believe they are too big, मतलब पूरी दुनिया ना उन्हीं के दम पे चल रही है। ऐसे लोग आप में से भी होंगे कुछ, जिनको लगता होगा हाँ, मैं नहीं रहा तो क्या होगा इस देश का, ठीक है। मेगालोमेनियक, मेगालो इज एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, ओके। नाउ इफ यू सी हिपैट, you see cardi and you see megali, it is abnormal enlargement of heart and liver. अगर आपको सफिक्स, प्रीफिक्स एंड रूट्स पता चल जाते हैं, आप किसी भी वर्ड का बहुत हद तक मीनिंग क्रैक कर सकते हो। इफ नॉट एग्जैक्ट, एटलीस्ट यू कैन गेट क्लोज टू इट, ओके। हेपेटाइटिस का मीनिंग क्या हो सकता है? टीका, सरकार कहती है टीका लगवा लो हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी कहां का प्रॉब्लम है, विच ऑर्गन? लिवर, दैट इज अंडरस्टैंडेबल नाउ, क्योंकि हिपैट लगा हुआ है वहां पे। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग होएगा, रेडनेस आएगा और पेन होगा। सो नाउ व्हाट इज हेपेटाइटिस? द स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन ऑफ द लिवर, ठीक। अब किसी में भी आइटिस लगा हो, दिमाग कहां जाएगा? इट हैज टू बी ऑन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो थोड़ा अक्ल लगा के चलेंगे बेटा, चीजें हमें याद हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। वी आर शार्प गाइस, फाइन। तो ग्रामर इज टेकन केयर ऑफ, वोकैब इज टेकन केयर ऑफ। अब जो इसके अलावा जो बात फंसती है हमारी, यार देखो ये किताब है वर्ड पावर में इजी, अभी भी 30 दिन है हमारे पास, चाहो तो 30 दिन में खत्म कर लो, बस किताब इतना मोटा है ये, ठीक है। पहले ही बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, और रिएक्शन हमेशा ही आता है 30 दिन में खत्म करेगा, पागल है क्या? हाँ, पूरा जीवन निकल गया हमारा, हमने 30 दिन में कुछ नहीं किया। जस्ट इन केस यू फाइंड टाइम, देखिए आई अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव गॉट डोमेन सब्जेक्ट्स, यू हैव गॉट मैथमेटिक्स, यू हैव गॉट रीजनिंग, यू हैव गॉट इंग्लिश। माई एम इज टू डू सो मच इन द क्लास कि आपको बाहर इंग्लिश वापस घर पे जाके पढ़ना ना पड़े, ठीक है। जस्ट इन केस यू फाइंड टाइम, 20 मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स पर डे, एक बार फाइट मार लो बेटा, ठीक है। दिस इज गुड बुक, लाइफ में एक बार एक किताब करना चाहिए एनीवे। सो इफ यू फाइंड 20 मिनट्स पर डे एनी हाउ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप बहुत थके हुए रहोगे यार, अगर मौका मिल जाए कर लीजिएगा, ठीक है। 30 डेज नॉन स्टॉप कर लेंगे, सेट है, किताब खत्म हो जाती है। 46 सेशंस आई सपोज, यू गिव 20 मिनट्स पर डे, वो खत्म हो जाता है, 30 दिन में खत्म हो जाता है वो, ठीक है। देख लेना, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवे। ये नहीं जा रहा, ओके। इसके बाद बचता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑलराइट। नाउ वी हैव ऑलरेडी डन सम स्टफ रिगार्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन द क्लासरूम ऑलरेडी, ठीक है। जो पुराने कुछ बच्चे जो आ रहे होंगे उनको पता होगा, फिर से वो सब एक बार कर लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट इट इज ओनली एक्सरसाइज। अगेन आई थिंक क्लास में वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 30 to 50 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऑफ गुड क्वालिटी। काम चलाऊ नहीं रहेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सो 500-600 सवाल ग्रामर का हो गया, 30 से 50 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। वोकैब ऑलमोस्ट एवरी डे विल बी डूइंग एटलीस्ट 20 to 25 वर्ड्स। इतना काम करना है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, जितना एक्सरसाइज होता है सब कर डालेंगे। मैंने सारा वैरायटी कवर कर लिया है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, व्हाटएवर, जितने भी एक्सरसाइज होंगे, पॉसिबल एक्सरसाइजेस, विल ऑल बी कवरिंग, ठीक है। सो आई थिंक माय पार्ट इज, कुछ पूछना है?
पूछ के देखो, नहीं पूछना है। अच्छा, अभी आप लोग कॉलेज जाओगे ना, मतलब यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉलेज, 3-4-5 महीना लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉलेज। आई टेल यू फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर का क्या होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा चेंज आता है, थर्ड ईयर में प्यार व्यार हो जाएगा, फोर्थ ईयर में अब क्या करें, नौकरी का फाइट है, ठीक है। दिस हैपेंस टू बॉयज, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। वेन यू गो टू कॉलेज प्लीज अवॉइड बीइंग टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 का बात हम कभी करेंगे आराम से। कि टाइप 1 में ना पहला 3 साल बड़ा मजा आता है, फोर्थ ईयर में रियलाइज होता है कि कुछ हुआ नहीं खास, ओके। तो टाइप 1 नहीं बनने का है, टाइप 2 है जो फर्स्ट ईयर से थोड़ा फोकस्ड रहते हैं, जो ऑलरेडी आप हैं यार। इफ यू आर सिटिंग हियर यू आर ऑलरेडी फोकस्ड, जस्ट डोंट lose focus. On a serious note, anything you want to ask regarding English or how we are going to go over the classes? I made it clear: grammar, vocab, and reading comprehension, and a variety of questions through the exercises. That is what I intend to do over next 30 days. कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से मत पूछो यार, और खींच दूंगा बेकार में। Okay, done. Thank you. There is a channel called everybody listen to this, which अभी हम लोग को बाद में अनाउंस करना था। तो बात यह है कि देयर इज अ चैनल कॉल्ड SUDIPBAJPAI, सुदीप बाजपेयी, ठीक है ना। सो वो शुरू हो रहा है मंडे से। सो जो हम लोगों ने आपको बात बताई थी कि एक आपके साथ सर वोकैबुलरी वाला पार्ट करना चाहते हैं, दैट विल बी डन समवेयर अबाउट 9-10 PM, है ना। 9-10 बजे के आसपास देयर विल बी अ लाइव क्लास, जो तुम देखो, वैसे तुमको मजा ही आ जाएगा। सोने से पहले अंग्रेजी पढ़ो तो मजा ही आता है। अंग्रेजी सपने आते होंगे, ठीक है। तो नहीं, हमें क्या, हम भी कर लेंगे। सो विल ट्राई कि हम वो अटेंड कर लें। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वो चैनल को, अभी मार्केट के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, वो अभी चैनल पे हमारे बता दिया जाएगा। सो आपकी इंग्लिश की नीड्स वहां से बहुत ज्यादा फुलफिल होने वाली है अपकमिंग 3 साल बाद एग्जामिनेशन जिसका है उसकी, ठीक है ना। सो वो मैं कैट की बात कर रहा हूं, इन केस इफ यू आर गोइंग अहेड विद दैट, तो वो और आपको इंग्लिश का जो भी चीज है रात को, कि हम इतना लाइव क्लासेस लगा नहीं सकते, तो रात वाली लाइव क्लास आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, सर के यूट्यूब चैनल में मिलने वाली है। और आज मैंने बोल दिया तो कल से चालू कर देंगे। तो यही मैं बोला चाहता, कल शाम को रात में 9 बजे आपको एक ऐसा अच्छा वीडियो मिलेगा जिसको तुमको देख के मजा भी आएगी और एकदम जिंदगी में बाहर आ जाएगी शायद। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग अगले सेक्शन पे। रीजनिंग सर इज डिलेड क्योंकि वो कानपुर से आ रहे हैं, बाकी उनका एक वीडियो आ चुका है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर आने जा रहे हैं और यहां से चीजें बड़ी बोरिंग होने वाली है। तो लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट टॉपिक। एंड सर, अगर प्लीज ऋषभ सर को कोई बुला दे तो। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की बातें कर लेते हैं फटाफट, ये भी आखिर पढ़ने वाली चीज है, नंबर देके जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो पढ़ना तो है ना, वृंदावन में रहना है, राधे राधे कहना है, तो पढ़ना तो है, पसंद है नहीं है पढ़ना तो है, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सिलेबस जान लो, क्या क्या है, एजेंडा क्या क्या कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन CUET इकोनॉमिक्स सिलेबस 2023 में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और सारा सब कुछ नहीं कवर कराऊंगा मैं सिर्फ आईडी तुम लोगों को कवर कराऊंगा, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैक्रो पे आएंगे, वरना मैक्रो के लिए शुभम सर है, ठीक है। मैक्रो और तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन जो है, ठीक, और स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या रहना चाहिए, प्राइमरी गोल सिर्फ एक ही रहेगा कि टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा सिलेबस है, टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि जितना टाइम बचे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस और मॉक लगाई दे। अगर आपने मॉक्स नहीं लगाए, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, आप दूर से कैमरा देख के ऐसे, भैया कैमरा लिए खड़े हैं, उनको देख के कह दीजिएगा, ऐसे हाथ हिला दीजिएगा, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो चुका होगा, आप में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने मॉक्स नहीं लगाए, क्वेश्चन नहीं लगाए, आप में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें अपार्ट फ्रॉम कंसेप्ट 50-50 ध्यान देना है कि अगर हमें कंसेप्ट आते हैं लेकिन हमें मॉक्स नहीं लगाए, हमने क्वेश्चन नहीं लगाए, भूल जाओ बेटा, ठीक है। सेकेंड, सिलेबस पे आते हैं। तो भाई सिलेबस इकोनॉमिक्स का देख लो, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 10 यूनिट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ठीक, पहली जो है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें 2 यूनिट आ रही है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ठीक है। ये सीबीएसई के पैटर्न से चलता है। तो जितने आईएससी वाली क्राउड है हमारे पास, वो ये समझ ले कि आईएससी मांगती है थ्योरी और सीबीएसई मांगता है प्रैक्टिकल। तो अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो फिर वही बात,
क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं? मैक्रो से। अब अगर मैंने कहा कि माइक्रो में भी तुम्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, ये तो मैक्रो ठहरी। तो अब समझ गए आप लोग मेरी बात, मॉक्स क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 3 यूनिट है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ये 3 यूनिट मिला के 10 चैप्टर बनेंगे। टाइम कितना रखेंगे? 15 घंटे मैक्सिमम 16, अगर सर दे पाए। ठीक है, 15 घंटे में 10 चैप्टर, हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन, जिस दिन चैप्टर उसी दिन क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया मैं क्या डील करने वाला हूं? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, आगे बढ़ो। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या भाई, ये देख लो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? ये एक कहानी है दोस्तों। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इसको जानते हो? इसको जानते हो? आजकल इसको तो सभी जानते हैं भाई। कौन है ये? कौन है ये? जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, कितने भोले बच्चे हैं मेरे। अरे रे रे रे, कोई रील नहीं देखता है। तो ये कहानी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स, कि इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ नेहरू जी के टाइम से मोदी जी के टाइम तक, क्या क्या चेंजेस आए, किसान तब भी बैठे थे, किसान अब भी बैठे हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहती है भाई मेरी। क्या है स्ट्रैटेजी? कंसेप्ट, वर्कशीट, सॉल्यूशन, ये तो सब करते आए हैं, ये तो सब करते हैं। हम किस पे ध्यान रखेंगे? बोलो तो सही, हम किस पे ध्यान रखेंगे? किस पे? किस क्या होता है बताइए, किस क्या होता है? बोलो बोलो। बिना रील के बच्चे हैं सब, आज की टेक्नोलॉजी में मतलब ध्यान नहीं रख रहे हैं, कोई देखता ही नहीं होगा। टिकटॉक क्या गया, मेरी जनता खराब हो गई। चलो भाई, किस क्या है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। है ना? क्योंकि हम यहां पढ़ते हैं और हम लखनऊ से हैं, तो ये चीज सबको पता होती है। अल्लाह तौबा, ये सब बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो विल कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो थ्योरेटिकल, लेकिन पढ़ेंगे इसको पॉइंट्स में। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे कि एक टाइमलाइन क्रिएट होती चली जाए। है तो आखिर कहानी, कहानी सुनो, कहानी सुनाएंगे। हाँ, बस ये कहानी याद रह जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास। आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े व्यक्ति की कुछ बातें हैं जो उन्होंने कोट की हैं, प्लीज ध्यान से रीड करिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत मस्त जगह है, पढ़ाई करो मित्रों। क्या तुम पढ़ाई करोगे? कितने लोगों को मौज करनी है? ठीक है, तुम सबका सिलेक्शन हो जाएगा फिर। ठीक है, थैंक यू क्लास। बस दैट्स इट। क्या किया मैंने? आई केप्ट इट सिंपल एंड थैंक यू क्लास। सो अभी कुछ हम लोग डिटेल बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। अब बात सुन लीजिएगा, बिकॉज वी नीड टू देयर विल बी 4-5 टीचर्स पर सब्जेक्ट इंप्लीमेंटेड फ्रॉम डे 3 ऑनवर्ड्स। डे 3 मतलब अप्रैल 3 से। तो क्या करने वाले हैं आप, आपके साथ किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट पर एक टीचर कंसिस्टेंटली पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं आता है पूरा। ये सच है, और हम आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो पूरा कर पाए, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं है। तो पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। सर ने अपना एक सेक्शन बताया था आईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। आईडी पूरा ऋषभ सर आपको ले रहे होंगे। हाउएवर वर्कशीट, सोल्यूशन, ये सारी चीजें मिलती जाएंगी। इकोनॉमिक्स में जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं, 2 बातें बिल्कुल ध्यान में सुन लीजिए। कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो वर्कशीट है वही किताब है आपकी। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसमें एक भी पेज पर कोई भी अंग्रेजी नहीं लिखी है। आपको पहला ही पेज और पहला क्वेश्चन,
तो इट्स अ वर्कशीट काइंड ऑफ बुक, कंटेंट तो हम बता ही रहे हैं ना आपको। तो लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जितने भी हमारे इंग्लिश जीटी के चैप्टर्स हैं उसमें आपको बुक्स के अलावा भी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेंगी अकाउंट सीको बीएसटी में? और ये बात नहीं कह रहा हूं इट्स अ वेरी सीबीएसई और आईएससी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज अब बहुत सारा सेक्शन ऐसा आएगा पेपर में जो आपने पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा है। जो पिछले 5 साल से सिलेबस में नहीं थी चीजें वो सब पढ़नी पड़ेंगी। सीयूईटी के अंदर डोमेन स्पेसिफिक किसी बोर्ड ड्रिवन का नहीं है। अगर आप सीबीएसई के हो आप सोचोगे आपका सिलेक्शन हो रहा है, झूठ है ये। या अगर आप आईएससी से हो आपको लग रहा है मेरा तो हो ही जाएगा, हो ही जाता होगा, मतलब पता नहीं क्यों कैलकुलेटर से करते करते, तो आपका भी नहीं है। या आप बिहार बोर्ड के हो, महाराष्ट्र बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आप पीछे हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हां, कुछ टॉपिक्स है जो बहुत कॉमन मिलते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे जो आपने पढ़े हुए हैं उसका कुछ पोर्शन पढ़ा हुआ है। अक्सर जो बच्चे 11वीं में मेरे पास पढ़ने आते हैं उनके स्कूल में नंबर नहीं आते। ये होगा क्योंकि आप स्कूल पढ़ने आए हो, हम नहीं पढ़ा रहे हैं वो। लेकिन इवेंचुअली तुम समझ में आएगा, तुमको 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ये हमको पढ़ाए थे यार, हमको बोल रहे थे कि नहीं है सिलेबस में, हमारा टीचर बता रहा था स्कूल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने वो पढ़ाया तुमको, तो वो तुम्हें यहां समझ में आएगा क्यों पढ़ाया। आइए सिलेबस देखते हैं। पहले मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, सब प्लीज बैठ जाइए। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। बेसिक सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स आईएससी के बच्चे ने 12th में पढ़ी है, सीबीएसई के बच्चे ने 11th में पढ़ी है। 12th वाले को 12th की नहीं आ रही और 11th में तुम पता नहीं हैंगओवर में थे सर, तो वो कहां पर होगा? एक बच्चा बोला योर वॉइस इज नॉट क्लियर। दिया, तुम जिसकी आवाज सुनना चाहती हो वो मैं नहीं हूं, ठीक है, स्पीकर लगा लो। अब यहां पर बोल रखा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आएगा। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कैसे पूछने वाले, मैं कुछ टॉपिक रीड कर रहा हूं, आपने पढ़े हैं, याद दिला रहा हूं तुमको। ऐसा मैं आज आप हनुमान जी और मैं जामवंत। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 and 2 कमोडिटी केस। अब आपको एक बात बताते हैं, सबने 1 कमोडिटी केस 2 कमोडिटी केस पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा है। अब बताऊं क्या है, सीबीएसई वाले बच्चे ने जब 2 कमोडिटी केस पढ़ा था तो वहां पर कंडीशंस पढ़ी थी व्हेन प्राइसेस आर इक्वल। कॉन्ट्ररी आईएससी में बच्चे ने जब वो टॉपिक पढ़ा तो उसने पढ़ा व्हेन प्राइसेस आर अनइक्वल। दोनों ने पढ़ा आधा आधा। आएगा पेपर में क्या? दोनों, व्हेन प्राइसेस आर इक्वल, व्हेन प्राइसेस आर नॉट इक्वल। और दोनों केस में हम डायग्राम से कैसे इंफॉर्मेशन डिराइव करेंगे वो दोनों बोर्ड के बच्चे ने नहीं पढ़ा है, तो वो पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। लिखा है डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सुना है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रोक लो। अब मेजरमेंट के अंदर इनकम इलास्टिसिटी का भी मेजरमेंट होता था, ठीक है ना, पढ़ा था आप लोगों ने। और कौन सी इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होता था? प्राइस इलास्टिसिटी तो करते थे और क्रॉस इलास्टिसिटी भी करते थे। अब ये तीनों सिलेबस में है और तीनों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बुरी बात सुनिएगा, आपने परसेंटेज मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ा है, किस मेथड का? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इनकम का पढ़े हो क्या? क्रॉस का अब पढ़ेंगे। समझ में आ रही है चीजें क्या है? यहां पे कहीं लिखा है सिलेबस में कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिक है। अब ना सीबीएसई ने पढ़ा ना आईएससी में पढ़ा, किस बोर्ड में पढ़ाया जाता है? महाराष्ट्र में। अब बोलो ये तो चीटिंग है, सीयूटी का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड पर है? नहीं, उन्होंने अगले चैप्टर नहीं पढ़े हुए, तो इसलिए बोर्ड ड्रिवन नहीं है ये आपको समझना पड़ेगा डे 1 ऑनवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अब खत्म माइक्रो, इसके अलावा माइक्रो में कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा सामान पढ़ा था तुमने माइक्रो में, पढ़ा था ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट मैकेनिज्म। पूछेंगे ही नहीं तुमसे। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है इस चीज में, क्योंकि जितना पूछ रहे हो तुम कर लो। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं। पहला ही चैप्टर क्या है? मीनिंग, और दूसरा सर्कुलर और नेशनल इनकम। दुख और बुरी बात यह है कि दोनों बोर्ड्स में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल जो आने चाहिए वो कटवा दिए जाते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। कट गया है तुम्हारा, तुमने नहीं पढ़ा है ये चीज। तुमने ग्रॉस जीडीपी वेलफेयर के न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं, पर नेशनल इनकम में है। प्राइस इंडेक्स से नेशनल इनकम कैसे डिराइव करेंगे, नहीं पढ़ा है। तो ये न्यूमेरिकल मिलेंगे तुमको पेपर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर बोर्ड यू आर फ्रॉम। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां पे देखो मेजरमेंट भी लिखा है, वैल्यू एडेड मेथड भी है, इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, ये भी पढ़ना है।
और बाकी चीजें भी नेशनल इनकम के अंदर हमें खत्म करनी है। अब ये टॉपिक क्या है, एडीएस अप्रोच, आईएससी की बुक में चैप्टर नंबर 12 है, सीबीएसई की बुक में पहला ही चैप्टर है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसको। इसमें एडीएस अप्रोच एंड देयर कंपोनेंट्स आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, हम सब पढ़ाएंगे आपको। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमने पढ़ा है, डिराइव नहीं किया है मैथमेटिकल इक्वेशन से। इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है कि स्लोप से कैसे डिराइव करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये इस एस्पेक्ट से भी पढ़ना है। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। फिर सिमिलरली प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, मल्टीप्लायर और ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट किसने पढ़ा क्या? कि क्या है? क्रेडिट नहीं, क्रेडिट क्रिएशन तो कमर्शियल बैंक का होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या है? या आपने बैंक के वो पढ़े होंगे कि मॉनिटरी पॉलिसीज क्या होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये वहां पर हिट करते हुए क्वेश्चन पूछेगा। और इस बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन केस पर आएगा, ठीक है ना। एक केस दिया होगा और आपसे पूछ रहे होंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हम कैसे सही करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो पूरा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आगे। इस तरह से यूनिट वाइज क्वेश्चन डिवाइड हो रहे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, आते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। मनी एंड बैंकिंग भी मैक्रो, ज्यादा मैक्रो क्यों आ रहा है? बिकॉज माइक्रो असलियत में होता ही नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होती है, इसलिए मैक्रो के ज्यादा पोर्शन आ रहे हैं। मनी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इनकी मीनिंग, फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, खत्म। ये सबसे ज्यादा दिक्कत भरा चैप्टर है जो अभी आपके बोर्ड पर लिखा है। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट में हमने बहुत कम चीजें पढ़ी हैं। याद करो, बहुत सारे बजट थे जो ऐसे से कटवा दिए गए थे, ये तो सिलेबस में नहीं है, वो सब है। और कुछ तो बुक में भी नहीं है, वो भी है। तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को ड्रॉ करके इसको पढ़ना है, और हम विल बी फिनिशिंग इट एटलीस्ट इन लाइक 10-15 क्लासेस, उसका कोई इशू नहीं है, खत्म करेंगे। फिर बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, मीनिंग एंड इंप्लीकेशन। ये मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं है, मुश्किल ऐसा है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये मुश्किल है। हम याद करके चले, डेफिसिट का सारा हम पढ़ के कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसका इंप्लीकेशन पढ़े थे, लेकिन हम उसको कैसे कैलकुलेट करके इस इकोनॉमी का रिजल्ट बताएंगे, वो मुश्किल है। कि इस इकोनॉमी में अगर ये डेफिसिट चल रहा है तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी चाहिए सेंट्रल बैंक को, इस तरह से कनेक्ट होकर क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल होगा। बात समझ में आ रही है? पिछले साल सीयूईटी पहला साल था, आसान है, इस साल नहीं आएगा आसान, ये बात समझिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार आएगा मुश्किल, नहीं, पर पहली साल जो भी पेपर होता है इजी आता है, नेक्स्ट ईयर से डिफिकल्टी बढ़ती है। खैर लेट्स कंटिन्यू, आगे बात करते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन ये भी तुमको दिक्कत देने वाली चीज होगी। इसमें एक्सचेंज रेट का एप्लीकेशन मुश्किल है व्हेन इट कम्स टू, अब ऐसा आया, लेट्स देयर इज एन इकोनॉमी कॉल्ड पाकिस्तान, ठीक है ना। कंट्री में क्राइसिस चल रहा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से इनका एक्सचेंज रेट बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से कौन सा डेफिसिट इंपैक्ट हो रहा है? तुमको इंडिविजुअल चैप्टर से इंडिविजुअल आंसर लिखने की आदत होती है, तुम्हें सॉल्यूशन ओरिएंटेड पढ़ाया ही नहीं गया है। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही है। तुम्हें अच्छी बात क्या है, याद ही नहीं करना है। फीचर्स, मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज होते होंगे, नहीं चाहिए, नहीं पढ़ना है ये सब, बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आपको ऋषभ सर पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। अब इकोनॉमिक्स में मैं क्या कंप्लीट कराने वाला हूं, मैं आपका माइक्रो भी कंप्लीट कराऊंगा और मैक्रो भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। पूरा माइक्रो पोर्शन, पूरा मैक्रो पोर्शन मैं आपका कंप्लीट करने वाला हूं। आईडी का सेक्शन ऋषभ सर कंप्लीट कराने वाले, बिजनेस स्टडीज का कुछ सेक्शन ऋषभ सर कंप्लीट कराएंगे, कुछ सेक्शन काजम सर कंप्लीट कराएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बताते हैं। अब आ रहे हम लोग अकाउंटेंसी के ऊपर, और अकाउंटेंसी का बहुत हद तक टॉपिक 3 टीचर्स में डिवाइडेड है, मुझमें, प्रशांत सर में और राजीव सर में। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी कंपलसरी है, आ रहे हैं उसके ऊपर। पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। अब बोल, सुनो भैया सुनो, चलिए भैया अकाउंटेंसी सिलेबस भी देख लेते हैं। कंटिन्यू कर दूं सर? ठीक। तो अभी अकाउंटेंसी का बस से खत्म होने वाला है, इसके बाद हम आपको छोड़ ही रहे हैं। 1 घंटा जल्दी छोड़ोगे, घर थोड़े नहीं जाओगे अपने। तो हैगा सीन, समझिए अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, एक बार रन थ्रू कर ले रहे हैं क्योंकि हमें बताना है। पहला ही चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं था,
एनपीओ सीबीएसई से काट दिया गया और आईएससी ने 11वीं में देखा था, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था। 10 क्वेश्चन आएंगे यहां से, एनपीओ 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट 10, 5-6 तो कोई गए नहीं, पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूं आपको। तो ये पूरा का पूरा यूनिट आपको सर पढ़ाएंगे, क्योंकि सर एनपीओ चलाते हैं और बताते नहीं कि पैसे हैं नहीं। किसी को ब्लैक से व्हाइट कराना हो, व्हाइट से ब्लैक कराना हो, सर नहीं करते हैं। आते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप का केवल 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर और गुडविल, क्योंकि मुझे यही आता है। रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन सर पढ़ाने वाले हैं। ऐसे करके टॉपिक्स डिवाइडेड होंगे, क्योंकि जो जिस काम में प्रैक्टिकली काम कर रहा है वो आपको ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये सब है। ये सब मतलब आओ पढ़ते हैं। इसके पहले वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। पार्टनरशिप में क्या आ रहा है? नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज द मीनिंग, फालतू। फिर उसके बाद दे रखा है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पढ़ के आए हम लोग। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स ये पढ़ के आए। पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ के आए। मतलब कुछ भी नया नहीं है यहां से। पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह यहां पर हिट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ रहा है? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना, रिवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। काफी हद तक सिलेबस अकाउंटेंसी का थोरो आप पढ़े हुए हो। फिर गुडविल निकालना है। गुडविल में ये मल्टीप्लायर क्या है सर? सर ये मल्टीप्लायर लगा दिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सीयूईटी में डोमेन पढ़ने की कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। हम भी तो कह रहे हैं तुम मत पढ़ो, क्योंकि हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, मल्टीप्लायर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड बता दिया जाएगा आपको। ऐसा है क्या? नाम चेंज है बस। एडमिशन ऑफ पार्टनर में इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सारे। अब प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में बोल देंगे कि ये बताओ कि विच कैपिटल विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल बैलेंस शीट। गाली बक दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं? पूरा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, या ये तुमसे क्वेश्चन बोल देंगे हाउ मच कैश विल बी विड्रॉन बाय ए आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट। तो तुम्हें इवेंचुअली तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है ना। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आसान आएंगे। कैसे? एक क्वेश्चन होगा, नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, 4 होंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो डर के भागना नहीं, ऑप्ट कर लेना, बिकॉज एक सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 मिल रहे हैं। 4 इंटू 5 20 नंबर क्लियर हो रहा है यहां से हमारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते। थ्योरी में मुश्किल है, प्रैक्टिकल ये करोगे। बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंसी नहीं भरे हैं। अभी आपका करेक्शन विंडो चल रहा है, अकाउंटेंसी ऐड कर लो। आईएससी और सीबीएसई के पेपर बोर्ड्स के डिपेंडेंट नहीं होता है ये चीज। पिछले साल मनन मलिक जिसके 57 आए थे बोर्ड्स में, 200 में 200 आया था सीयूईटी में, और 200 में 200 लाने वाले अकाउंटेंसी में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 38 स्टूडेंट्स थे, जिनके बोर्ड में लेस देन 60 थे। सो डू नॉट वरी कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर आते तो ही हो रहा है। ये स्टोरी ही नहीं है, ये पेरेंट्स नहीं समझते। वो बोले आपकी कोचिंग बच्चे के नंबर नहीं आए, नंबर आ गए तो क्या करोगे? नुमाइश लगाओगे लौटने की? क्या करोगे? 99% आ गए। एक पेरेंट्स परसों हमारे पास हरजगन सेंटर में आए, सर वो मैं बच्चे की यहां कोचिंग जा रही है, शी वांट्स टू गेट 99%। मैंने बोला शी ऑलरेडी गॉट 99%, नाउ टेल मी। चुप है। नाउ क्या आप कॉलेज जाएगी? कैसे? बस से चली जाएगी? अरे पागल हो क्या? भी एंट्रेंस निकालना है। 99 आए या 65 आए, दोनों में सुंदरता उतनी ही है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 65 लेकर आओ, लेकिन स्टिल 75 भी आ रहा है तो डिसेंट है यार। तुम सच बताओ, अगर अकाउंटेंसी की किताब का 75% तुमको आता है, तुमको अकाउंटेंसी आती है, इनकेस आपको अगर एडमिशन अब्रॉड के पीछे नहीं परेशान होना है, तो तुमको परसेंटेज का कोई यूज नहीं है। कहीं नहीं पूछ रहे हम, किसी जगह नहीं आ रहा है। इसीलिए कंटेंट सीखते चलो। जो बच्चे पिछले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको इस बार सीयूटी के क्वेश्चन करने में तुम बोलोगे यार क्या वाह, ये तो पढ़ा ही था। ये देखो निकल रहा है हमसे क्वेश्चन, भाड़ में जाए बोर्ड्स। रिजल्ट आएगा उस दिन रोगे भी, लेकिन जिस दिन सीयूटी का रिजल्ट आएगा तुम बोलोगे हाँ, इसीलिए तो हमने शायद ज्वाइन की थी कोचिंग। क्योंकि एंड गेम चेंज हो चुका है, पहले अलग था अब अलग है। हमारा पढ़ाने का कल्चर भी चेंज हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक्सक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक हुआ करता था, वो नहीं आ रहा है।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये पूरा शेयर्स का टॉपिक है। इश्यू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट के भी केसेस आपको पढ़ने। ये एग्जैक्टली सिलेबस मैंने आपको समर्थ की वेबसाइट से लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल है सब कुछ। इसमें कुछ भी नया नहीं था जो मुझे, हाँ ये सिंकिंग फंड लिखा है, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड। ये जब मैंने 2009 में 12 दिया था, सिंकिंग फंड का एक चैप्टर था। अब यहां बोल दिए सिंकिंग फंड भी आएगा, और बच्चे को सिंकिंग फंड से आएगा, उससे लेगा डूबता हुआ पैसा है, जाने दो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे छोड़ने के लिए आएगा, लेकिन हमको पूरा सिंकिंग फंड पूरा पढ़ना है। समझ में आ रहा है? किसी ने नहीं पढ़ा है बताओ? सीबीएसई पढ़े हो? दोनों पढ़ा रहे हम। आईसी ने पढ़ लिया होगा, किसी ने नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपका सिलेबस काफी हद तक चेंज होता है, लेकिन मोर और लेस ये सेम है। अब आते कुछ रेशियोज के ऊपर आना। अर्निंग पर शेयर पढ़ा था, डिविडेंड पर शेयर नहीं पढ़ा। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, आप 8-10 रेशियो कुछ ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, ये तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल चैप्टर सॉल्व करने में कैश फ्लो ही है। ये पेपर के दिन तुमको समझ में आ गया होगा। कैश फ्लो में ट्रीटमेंट, अब देखो एक चीज सुनो, आईएससी वाले ने डिसोल्यूशन में असेट्स को बुक वैल्यू पर रियलाइज नहीं किया। सीबीएसई वालों ने असेट्स को बुक वैल्यू पर रियलाइज, यहां क्या करें? पेपर में आया तो क्या करें? हम बताएंगे क्या करना। बहुत टॉपिक ट्रीटमेंट अलग अलग चल रहे हैं, तो हमें यहां पर सीबीएसई आईएससी के नॉर्म्स नहीं लेने, हमें यहां पर आईएसआई के आईसीएआई के नॉर्म्स लेने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। अगर इस साल उसका अमेंडमेंट आया है तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर से होगा, इस साल से नहीं। लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट आया था उसका इंपैक्ट इस करंट ईयर में होगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रीटमेंट चेंज होंगे और वो अपडेटेड ट्रीटमेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ग्यारहवीं में बुक के पीछे जहां फ्लेम खेलते थे वहां ये चैप्टर छुपा हुआ था। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विल बी कंपल्सरी फॉर एवरीबडी। अब बात क्या है, 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे। अभी एग्जैक्टली इस ईयर का चीजें चेंज होंगी तो पता चल जाएगा, अभी उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियल। 50 में से 40 क्वेश्चन करने थे, तो बच्चों ने पिछले साल पता क्या किया था? 10 ये छोड़ दिए थे, यूनिवर्सिटी ने भी छोड़ दिया उनको। अब जाके भाई का एडमिशन हुआ है एमईटी में। तो बात समझिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप में से किसी ने नहीं पढ़ी है, आप सबको पढ़ना है। सिलेबस थोड़ा सा ही है, कुछ तो थ्योरी है, कैश जिसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट, फीचर, स्ट्रक्चर। फिर यूनिट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जिसमें हमको पूरा प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ अकाउंट्स, ये पूरा पढ़ना है। देन हमें डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन, ये तीनों पढ़ना है। आगे बढ़ते उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्री एंड ओपनिंग एंट्री कंप्यूटर में कैसे करेंगे वो सीखना है। सिक्योरिटी ऑफ कैश एंड सिक्योरिटी फीचर्स आर जनरली अवेलेबल इन कैश, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 3 पर आते हैं, अकाउंटिंग यूनिट, डीबीएमएस, डीबीएस में टेबल कैसे बनेगी, फॉर्मूला कैसे लगेगा, वेरीफाई कैसे होगा, ये सब पढ़ना है। क्वेरीज कैसे रेस करेंगे, ये सब। अरे अभी कहां, अगला यूनिट है ये, इतना बड़ा हो गई हो, सिलेबस नहीं देखी। आओ देखो, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा अब तुमको पता है स्टार्टिंग की 2 यूनिट सीबीएसई में थी, आखिरी की 2 यूनिट आईएससी में थी। अब बोल, सारे 4 की 4 यूनिट आ रही हैं। अब ये स्प्रेडशीट पूरा एक्सेल है। जब अजीत सर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे तब बच्चा कह रहा है हमको तो पढ़ना नहीं है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। और हमने तब भी डाला शुरू किया, तो किसी ने देखा हो तो नहीं देखा हो पता नहीं, लेकिन पूरा यूनिट इन डिटेल क्वेश्चन आपको पूछ रहा होगा इस पर। 4 यूनिट। अब अकाउंटेंसी में 4 यूनिट पता क्या है? पार्टनरशिप, कंपनी, शेयर डिवेंचर, एनालिसिस, फाइनेंशियल हो गया ना, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 यूनिट। उस 4 यूनिट से करीब करीब 10-30 क्वेश्चन मिलेंगे। और अच्छा एक और उसमें यूनिट है एनपीओ, तो उधर 5 यूनिट है, इधर 4 यूनिट है। तो वहां 5 यूनिट से कोशिश करती है 25 से 30 क्वेश्चन आने की, और 10 से 15 क्वेश्चन यहां से निकल रहे हैं।
और अकाउंटेंसी में करने के बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाने के लिए अकाउंटेंसी में सिर्फ 200 नंबर चाहिए 200 में से। ठीक है, आप छोड़ पाइएगा तो छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चीजें डिफिकल्ट हैं इस फ्रंट पर आपके लिए, ये नई चीज है, तो इसकी क्लासेस आपको भरपूर करनी पड़ेगी। नींद आएगी मत सोना, ठीक है ना, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है और कंप्यूटर बोरिंग भी होता है, क्योंकि थोड़ा थ्योरी के साथ सारी चीजें लगकर आती हैं। बट प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास किताब मिल जाएगी, तो इट विल हेल्प यू इवेंचुअली। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सभी को? ऑल सेट एंड डन। अब पूछो जो पूछना है। अकाउंटेंसी सिलेबस बता दिया, बीएससी नहीं बताया ना अभी सिलेबस आपको? अच्छा, बीएससी भी कौन पढ़ाने आ रहा है? ऋषभ सर और काजम सर। एक बार जल्दी से रन थ्रू कर रहा हूं बीएससी के सिलेबस का भी, और फिर आपको छोड़ रहे हैं। समय 12:30 हो गया होगा, 12:15, ठीक है। प्लीज 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 5 मिनट रुक जाओ, देख लो। अब देखिए बात क्या है, आईएससी वालों ने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, सीबीएसई वाले बीएसटी बोलते हैं उस चीज को। आईएससी में बीएसटी का अलग से भी सब्जेक्ट होता है, तो आप घबराइए मत। जो आपने आईएससी में कॉमर्स पढ़ा है और जो सीबीएसई ने बीएसटी पढ़ा है वो सेम सब्जेक्ट्स हैं। आईएससी में इंग्लिश थोड़ी ज्यादा होती है, तो उन्हें क्या करें, कहेंगे चलो बीएसटी एक अलग चीज बना देते हैं, तो उन्होंने बना दिया। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और कॉमर्स का एक अमेलगमेशन निकाल दिया, जिसको वो लोग बीएसटी बोलने लगे। खैर, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कॉमर्स ही है अगर आप आईएससी से हैं तो। अब इसमें क्या है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, बकवास, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा हुआ है, इसमें इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री नहीं पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग आपने पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, मेथड क्या है, प्लान क्या है। तो ऐसा होता है कि पता नहीं क्या है ये शब्दों का चुनाव। ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर आ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजिंग के भी टॉपिक्स आपने मैक्सिमम पढ़े हैं, स्टाफिंग में भी क्लियर किया है। प्लीज बात नहीं करो। डायरेक्टिंग में भी कुछ नया नहीं है जो मुझे कवर करना है, मैं पूरा सिलेबस आपसे शेयर कर रहा हूं भी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये यूनिट बड़ी है, बिजनेस फाइनेंस की जो ये यूनिट है, ये आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। आईएससी ने डिटेल में पढ़ी है, सीबीएसई ने इसको 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 आईएससी ने चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़े थे इसके, कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग, और फिर एक चैप्टर और था, उसका नाम क्या था? फिर आइए सिलेबस का रन थ्रू कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सब आपको यहां पर ऋषभ सर निपटा रहे होंगे। ये 2 यूनिट ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी हैं और सबसे ज्यादा टाइम ले रही होंगी। जल्दी से रन थ्रू करते हैं। फिर मार्केटिंग है और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। साथ में एक ये चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है, ये चैप्टर क्लास 11th में था और यहां 12th आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर है। तो सबसे ज्यादा सिलेबस बीएसटी में है, सबसे कम सिलेबस इकोनॉमिक्स में है। और अगर हम अकाउंटेंसी में देखें तो अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ना होता तो तुम खुश होते, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो वो दिक्कत करेगा थोड़ा सा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कोई मेरी तरफ से कंफ्यूजन? रीजनिंग का एक वीडियो सर ने बनाया हुआ था, मानस सर ने, जिसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। होपफुली आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं उनसे शेयर कर दूंगा। सर को आने में बहुत टाइम है अभी। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। जनरल टेस्ट का सिलेबस आपको बता दिया गया है, एग्जैक्टली जो इंग्लिश के टीचर ने बताया, जो मैथ के टीचर ने बताया, वही सेम सिलेबस है जनरल टेस्ट का और रीजनिंग में भी, जो सर पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके। अब यहां से जाना है, आज आपको कुछ चीजें अच्छी करनी है। अपने घर के बगल में जाओ और 2-3 रजिस्टर्स खरीदो, और इस बार रजिस्टर जितने सब्जेक्ट हैं उतने के खरीद लेना। 9 हैं वैसे, ठीक है। यस सर विल बी टेकिंग योर हायर मैथमेटिक्स, जिसमें मॉडर्न मैथ्स का जितना भी पार्ट आएगा वो दिया जाएगा। अब एक और बात समझिए, आपका शेड्यूल वीकली मिलेगा। हजरतगंज का शेड्यूल अलग चलेगा, आलमबाग सेंटर का शेड्यूल एकदम अलग चलेगा, ऑनलाइन वालों का एक ही शेड्यूल फॉलो होगा, वो बता दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज अगर टीचर वहां पढ़ा रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी यहां नहीं है, और हर वीक में चीजें चेंज होंगी। बिकॉज हम लोगों ने प्लानिंग क्या किया है, हमने नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड किए हैं कि हमको पूरा ये पढ़ाने में कितने घंटे लगने वाले हैं। तो उतने नंबर ऑफ घंटे हर टीचर को मिलेंगे, तभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। क्वांट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्या करो, आपको एक रोड मैप मिलने वाला है कि पहली क्लास में सर ने बताया भी होगा शायद,
पहली क्लास में से हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका वीडियो आपके जो ऐप पर है वो देख कर आओ। उससे क्या लग जाएगा, एलिमेंट्री आइडिया मिल जाएगा, सर की बातें समझ में आएंगी। वरना अगर मैथ्स पहले समझ में आ रही तो छोड़े थोड़े ना होते तुम, ठीक है ना, वो सच बात है। यहां तक बात समझ में आ गई है? मिलते हैं भैया।